बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग विथ आवाज़ प्रोग्राम में सबाबरो तव्हां सभिनी खे भलीकार करे थी। मूंखे उमेद आहे तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदव, ख़ुशि हूंदव, ख़ैराफ़ियत सां हूंदव ऐं मौसम खे वठी करे तव्हां बीमार बि थी विया हूंदा, वरी उन खां पोइ तव्हां ख़ुशि थियण जी बि कोशिशि कंदा हूंदा, छो त केतिरनि ई घरनि में केतिरा ई माण्हू बीमार हलनि पिया। मौसम चेंज थिए पई, ज़ाहिर आहे सियारो ईंदो बि आहे त बीमार कंदो आहे, वेंदो बि आहे त बीमार कंदो आहे। ऐं हाणे त जनवरी यानी कि जिन महीनो हली रहियो आहे, सो खोड़ सारा माण्हू बीमार थी पिया आहिनि। ऐं इन सियारे जे मौसम में पंहिंजो ख़्यालु रखो, खोड़ सारो ख़्यालु रखणु खपे ऐं माण्हू रखंदा बि आहिनि, पोइ बि बीमार थी पवंदा आहिनि, छो त फ्लू ऐं कफ जेकी आहे उहा असां वटि आम आहे। आम ॾींहं बि हुजनि त असांखे नज़लो ज़ुकाम ऐं खंघि थी वेंदी आहे। छो त असांजो एनवायरमेंट सही न आहे। एनवायरमेंट बि असां ते इलाही इफेक्ट करे थो ऐं असीं जॾहिं पॉल्यूशन में वञूं था, ॿाहिरि वञूं था, त असांखे खोड़ सारो पॉल्यूशन मिले थो। सियारो हुजे, ऊन्हारो हुजे, पॉल्यूशन केॾांहुं न पियो वञे। सो पॉल्यूशन जे करे बि खोड़ सारा माण्हू सहके जी बीमारी में मुब्तला थी वञनि था ऐं खोड़ सारियूं अहिड़ियूं बीमारियूं, नयूं बीमारियूं असीं ॾिसूं था जिन जे बारे में असीं कॾहिं सोचियो बि न होसीं, पर उहे बि असीं बीमारियूं हिन वक़्तु ॾिसूं पिया। ख़ासि करे कराची मेट्रोपॉलिटन शहरु आहे ऐं केतिरी कैटेगरी जा माण्हू रहनि था, के डिफरेंट आहिनि ऐं उन्हनि जो जेको बि सिस्टम आहे खाइण पीअण जो, रहण जो, सभिनी जो डिफरेंट आहे। इन जे करे शायदि असां ते बीमारियूं बि वधीक इफेक्ट करनि थियूं। असीं खोड़ सारियूं अहिड़ियूं बीमारियूं, नयूं बीमारियूं ॾिसूं था जेके हैरान कंदड़ हूंदियूं आहिनि। जीअं लास्ट टाइम असीं चिकनगुनिया ॾिठीसीं ऐं नाइजेरिया वायरस ॾिठोसीं। इन खां पोइ हाणे हिकिड़ो वायरस हली रहियो आहे जेको चवनि था त आउट ऑफ कंट्री खां आयो आहे, यानी कि सऊदीया, दुबई जा जेके माण्हू आहिनि उते रही अचनि पिया, उन्हनि में इहो वायरस आहे ऐं उन खां बचाव ज़रूरी आहे। हाणे एयरपोर्ट्स ते सेफ्टी रखी वई आहे ऐं हिकिड़ो आइसोलेशन सिस्टम क़ाइमु कयो वियो आहे त जीअं तव्हां उते वञो, पाण खे ॾिसो, पाण खे ऑब्ज़र्व कयो, डॉक्टर्स हुते मौजूदु आहिनि, तव्हांखे ॾिसंदा त छा तव्हां में हीउ वायरस मौजूदु आहे या न आहे। उन खां पोइ जॾहिं तव्हां क्लियर थी वेंदा ऐं क्लियर थियण खां पोइ ई तव्हांखे एयरपोर्ट खां ॿाहिरि मोकिलियो वेंदो। इहो सिर्फ़ु सऊदी ऐं दुबई में चयो वियो आहे त हिकिड़ो वायरस आहे जेको फ़ौरन सां इंसान ते अटैक करे थो ऐं उन खां पोइ हू बीमार थी पवनि था। भले हू पाण खे आइसोलेट पोइ केतिरो बि कनि, पर हीउ वायरस तमामु घणो इफेक्टिव आहे, इंसान खे नुक़सानु पहुचाए सघे थो। सो इन खां बचण जे लाइ असां वटि हिन वक़्तु का दवा बि मौजूदु न आहे, पर इन जा केतिरा ई केसिस चवनि था त पाकिस्तान में बि असीं ॿुधा आहिनि ऐं ॾिठा आहिनि। सो पाण खे इन वक़्तु माण्हुनि आइसोलेट करणु शुरू करे छॾियो आहे इन वायरस खां बचण जे लाइ, अगरि कंहिं में इहो वायरस आहे त। सो एयरपोर्ट ते जॾहिं बि असीं अचूं था या वञूं था, इहो न्यूज़ में बि हले पियो त पाण खे ज़रूरु चेक करायो त शायदि तव्हां में हीउ वायरस आहे, त पोइ तव्हांखे सफ़रु न करणु ॾिनो वेंदो ऐं अगरि आहे बि त तव्हांखे आइसोलेट कयो वेंदो। सो कुझु ॾींहं बि अॼु मां खणी आई आहियां। हिकिड़ी त इहा वायरस जी ॻाल्हि हुई ऐं ॿियो कुझु ॾींहं जेके सेलिब्रेट कया वञनि था ओवरऑल इन द वर्ल्ड ऐं इंटरनेशनली या नेशनली लेवल ते छो सेलिब्रेट कया वञनि था, हिननि ॾींहंनि जी कुझु अहमियत हुजे थी। सो पहिरियों ॾींहुं आहे नेशनल फन एट वर्क डे। अगरि तव्हां किथे बि कमु कयो था, फॉर एग्ज़ाम्पल असीं पंहिंजे ऑफिस में कमु कयूं था, अगरि हिते फ़न न हुजे, तफ़री न हुजे, मेल मिलाप न हुजे, म्यूज़िक न हुजे, त पोइ तव्हां कमु न करे सघंदा। कमु त कंदा पर तव्हां रिलैक्स न हूंदा, तव्हांजो माइंड रिलैक्स न हूंदो। तव्हां सिर्फ़ु उन कम खे वठी करे एतिरो परेशान थी वेंदा जो तव्हांखे लॻंदो त बसि हीअ मुंहिंजी ज़िंदगी आहे ऐं मां हिते ई ख़तमु थी वेंदुमि। ऐं वरी ॿियो ॾींहुं जॾहिं थींदो तव्हांजो ऑफिस अचण जो, तव्हांजो दिलि ई न कंदो त मां ऑफिस वञा ऐं इहो वञी करे कमु कयां या वरी उते कंहिंसां मिलां। कुझु तव्हां टेलर ॾिठा हूंदा, टेलर जॾहिं बि पंहिंजो कमु कंदा आहिनि त टेप हलाए छॾींदा आहिनि, म्यूज़िक हलाईंदा आहिनि। असीं पार्लर्स में बि हमेशह ॾिसंदा आहियूं त हल्को म्यूज़िक हलंदो आहे, रेस्टोरेंट में बि ॾिसंदा आहियूं त माहौल खे बहितर करण जे लाइ हल्को म्यूज़िक लाज़मी हलंदो आहे। ऐं असीं जॾहिं स्कूल्स जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त उते बि कोई न कोई फ़न पीरियड हूंदो आहे, जीअं गेम हुजे, जीअं ड्राइंग हुजे थी, या वरी का ॿी एक्टिविटी, यानी कि वर्क जे प्लेस ते या वरी स्टडी जे प्लेस ते अगरि फ़न न हुजे त इंसानु बीमार थी पवंदो आहे। सो हिन ॾींहं खे सेलिब्रेट करण जो मक़सदु आउट ऑफ कंट्रीज़
ग्लोबल पूरी दुनिया थी चुकी आहे, ग्लोबल लेवल ते हिन ॾींहं खे तस्लीम कयो वियो आहे ऐं हिकिड़ो फन डे सेलिब्रेट कयो वेंदो आहे हर महीने, न त 2 या 3 महीननि में हर ऑफिस हर स्कूल फन डे सेलिब्रेट कंदा आहिनि ऐं इहो करणु घुरिजे ऐं इहो तमामु सुठो आहे त असीं बि पंहिंजे मुल्क में का न का अहिड़ी एक्टिविटी या पंहिंजे स्कूल्स में या पंहिंजे कुलीग्स सां करे सघूं था। सुठो आइडिया आहे असां वटि। अच्छा, नेशनल ड्रॉ समथिंग डे ॿारनि जे लाइ इहो ख़ासि करे ॾींहुं आहे, छो त असीं जॾहिं बि हिकिड़ो त असीं पाण खे ॾिसूं त असीं डिप्रेशन में हूंदा आहियूं, टेंशन में हूंदा आहियूं, त असांखे डॉक्टर्स बि चवंदा आहिनि त पंहिंजी जेका बि परेशानी आहे, तव्हांजे दिलि में जेको कुझु हली रहियो आहे, उनखे हिकिड़े पेपर ते ड्रॉ कयो, पेपर ते लिखो। लिखण सां ईअं थींदो आहे, असीं अगरि कंहिंखे नथा ॿुधाए सघूं त असांजे दिलि जी तकलीफ़ थोरी घटि थी वेंदी आहे ऐं डॉक्टर्स इन जे लाइ चवंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त तव्हां पंहिंजे पाण सां वेही ॻाल्हायो, मिरर ते बीही करे ॻाल्हायो या वरी कुझु पेपर ते लिखो, इन सां तव्हांजी तकलीफ़ थोरी घटि थी वेंदी। ईअं ई ॿारनि जे लाइ चयो वियो आहे, अगरि ॿार फोकस न करे सघनि त तव्हां उन्हनि खे चओ समथिंग तव्हां ड्रॉ करे अचो, का अहिड़ी शइ, का अहिड़ी यूनिक शइ जेका तव्हां न ॾिठी हुजे। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासॉर ॿारनि न ॾिठी आहे, असीं इंसान डायनासॉर न ॾिठी आहे। कुझु अहिड़ा प्लांट्स जेके झंग में हूंदा आहिनि, असां वटि एनवायरमेंट में उहे नथा वाध वेझ करे सघनि, उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु झंगनि में हूंदा आहिनि। उन्हनि खे तव्हां सर्च करे पंहिंजे ॿारनि खे चओ त हीअ तव्हां ड्रॉ करे ॾेखारियो। ड्रॉ समथिंग डिफरेंट डे अॼु आहे ऐं तमामु सुठो ॾींहुं आहे। अच्छा, नेशनल प्री स्कूल हेल्थ एंड फिटनेस डे। प्री स्कूल जा जेके ॿार आहिनि, असीं उन्हनि ॿारनि खे खोड़ सारियूं शयूं एक्टिविटीज़ त सेखारींदा आहियूं, पर स्कूल्स अॼुकल्ह इन ॻाल्हि ते फोकस करे रहिया आहिनि त प्री स्कूल्स में ॿारनि खे फिटनेस ऐं हेल्थ जे हवाले सां तालीम ॾिनी वञे, एजुकेशन ॾिनी वञे। इन जी असांजे पाकिस्तान में बि ज़रूरत आहे ऐं असीं चवंदा आहियूं त असांजे मुल्क में इन ॻाल्हि खे बि फोकस ते रखियो वञे, ॿारनि खे सेखारियो वञे त अगरि फर्स्ट एड ॾियणी आहे त कीअं ॾियणी आहे। कोई इंजर्ड थिए थो ॿारु, कोई किथां किरे थो त उनखे संभालजे कीअं, ॿार ई उनखे कीअं संभाले सघनि था या ॿारु पंहिंजे लाइ छा करे सघे थो, कीअं पंहिंजी उन वक़्तु केयर करे सघे थो, पाण खे संभाले करे टीचर खे ॿुधाए सघे थो त मूंसां हीअ प्रॉब्लम आहे। सो इन एजुकेशन जी असांजे ॿारनि खे शायदि ज़रूरत अॼु आहे। असीं पंहिंजे महिमाननि खां बि इन ॻाल्हि जे हवाले सां ज़रूरु पुछंदासीं त केतिरी ज़रूरत आहे फिटनेस ऐं केयर जे हवाले सां ॿारनि खे तालीम ॾियणु। अच्छा, नेशनल प्री स्कूल हेल्थ डे थी वियो ऐं हिकिड़ो ॿियो सुठो ॾींहुं, यानी कि तव्हां यकीन न कंदा त विग डे, जेका विग आम इंसान लॻाए थो, छोकिरियूं ख़ासि करे लॻाईंदियूं आहिनि ऐं काफ़ी मर्दनि में बि रुझान आहे लॻाइण जो, विग डे बि अॼु सेलिब्रेट कयो वञे थो। ऐं छा तव्हांखे ख़बर आहे त पहिरीं विग कॾहिं ठही ऐं कंहिं ठाही? पहिरीं विग यूरोपियन ठाही, फैशन डिज़ाइनर हो, उन वारनि जो हिकिड़ो छुगो खयो ऐं उनखे तरतीब ॾेई करे हिकु विग ठाही, पर उहे कलर वाइट जा हुआ वार, ऐं उहे वाइट वार हिकिड़ी कंहिं पोढ़ी खे पाराया विया। यूरोपियन इहा स्टार्ट कई आहे ऐं इहो कॾहिं स्टार्ट थियो आहे 16th सेंचुरी में, ऐं गॾोगॾु वरी जॾहिं इहा सोसाइटी में विग आम थी त उनखां पोइ कैनेडा, अमेरिका ऐं खोड़ सारा बर्तानिया ऐं इन खां पोइ खोड़ सारनि मुल्कनि इन शइ खे अपनायो 1715 में, ऐं उनखां पोइ 1730s में ॿियनि मुल्कनि बि विग खे अपनायो ऐं खोड़ सारियूं छोकिरियूं मॉडल्स असां पाकिस्तान में बि ॾिसूं पिया, कॾहिं कॾहिं असीं बि लॻाईंदा आहियूं। सो विग खोड़ सारियूं मिलनि थियूं, पर विग ॾिसो 1600 सदी खां हले पई ऐं यूरोपियन स्टार्ट कई हुई ऐं अछनि वारनि जी विग पहिरीं ठाही वई हुई। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट हिकिड़ो अहिड़ो ॾींहुं जेका हिकु डिज़ीज़ आहे, नेग्लेक्टेड ट्रिपिकल डिज़ीज़िस, यानी कि इहे अहिड़ियूं बीमारियूं, उन्हनि बीमारियुनि जे लाइ टुका लॻाइणु ज़रूरी आहिनि जेके हमेशह लाइ तव्हांखे माज़ूर करे छॾनि। असां वटि बि खोड़ सारियूं अहिड़ियूं बीमारियूं ॾिसी वञनि थियूं पाकिस्तान में, यानी कि पोलियो खां अलावा जेके असांजा नंढा ॿार पैदा थियनि था, पहिरें महीने खां 9 महीननि ताईं उन्हनि खे टुका लॻंदा आहिनि। केतिरा ई पेरेंट्स उहे टुका न लॻाराईंदा आहिनि, जॾहिं त इहे टुका HIV, एड्स, खसरा ऐं खोड़ सारियूं अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जिन खां ॿार खे बचाईंदा आहिनि। सो इहा इन्हनि बीमारियुनि जे लाइ अवेयरनेस आहे त तव्हां टुका ज़रूरु लॻारायो। अगरि तव्हांखे का अहिड़ी बीमारी आहे बि त उन्हनि जो बाक़ाइदा इलाजु कयो, जीअं तव्हां
माज़ूरी खां बची सघो, हमेशह जी माज़ूरी खां बची सघो। सो हलंदासीं हाणे पंहिंजे महिमाननि ॾे, महिमाननि सां तव्हांखे ज़रूरु मिलराईंदमि। वठूं था नंढड़ो ब्रेक, उन खां पोइ अची ॻाल्हायूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक इन मॉर्निंग विद आवाज़। ही प्रोग्राम ॾिसी रहियो तव्हां लाइव आवाज़ टीवी ते। असांजा स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान, सिंध की नंबर 1 चाय। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में अब आपके सामने होंगे, आपके साथ होंगे आपके फेवरेट गेम शो होस्ट ज़ुहैब चांडियो और राजा मेमन। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में आपके साथ होंगे बेहतरीन टिकटॉकर्स और फेवरेट सिंधी सिंगर्स भी। सो पीते रहे टपाल मेज़बान, सिंध की शान टपाल मेज़बान। हलंदासीं पंहिंजे महिमाननि ॾांहुं। बहितरीनु महिमान असां वटि अॼु मौजूदु आहिनि, जिन सां खोड़ सारियूं एजुकेशन जूं ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं ॻाल्हियूं कंदासीं जेके अॼु मां डेज़ ॿुधाया कुझु उन्हनि खे बि हाईलाइट कबो त असांखे पाकिस्तान में इन्हनि शयुनि जी केतिरी ज़रूरत आहे त असीं बि सेलिब्रेट कयूं ऐं असीं गॾु मिली करे इन्हनि शयुनि खे सेलिब्रेट कंदासीं त केतिरो न सुठो लॻंदो। बहितरीनु महिमान असां वटि मौजूदु आहिनि। 25 इयर्स एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, PhD स्कॉलर आहिनि, कराची फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, सीनियर लेक्चरर UIT यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर प्रोग्राम, होस्ट RJFM वर्ल्ड पाकिस्तान, फार्मर RJFM 88.6 सिंध पुलिस। वेलकम कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में सैयद हफीजुर रहमान साहब के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। असां सां ॿिया बहितरीन महिमान ऐं खिलंदड़ शख्सियत, हमेशह असीं उन्हनि खे ॾिसंदा आहियूं त खिलंदा रहंदा आहिनि ऐं हिन वक़्तु बि मुस्कुराए रहिया आहिनि। ज़रूरु उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदमि, पर तारुफ़ करण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे, उहे असांजा घर भाती थी विया आहिनि। ख़ैर, PhD होल्डर आहिनि, PhD स्कॉलर आहिनि, फाउंडर ऑफ CEO टारगेट प्रो ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, member of Rotary Club, member of FPCCI, member of KCCI, member of Smart Diplomats, author of one book, 13 research paper published आहिनि इन्हनि जा, 14 years experience आहे इन्हनि जो इंडस्ट्री जो। वेलकम कंदासीं असीं हाफिज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब जन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाफिज़ साहब? अल्लाह का शुक्र है मिस, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं कहूँ क्या मैं खूबसूरत हूँ? नहीं, बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। नहीं ना, वो आप हंसते हैं ना ज्यादा, फिर मुझे कहना पड़ता है कि नहीं ऐसी बात नहीं। कैसे ठीक है, मिजाज ठीक है, मूड ठीक है? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज बल्कि मेरा ऑफ डे होता है। अच्छा। तो आज मुझे लगता है आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा होगा। आज मैं बिल्कुल रिलैक्स फ्री माइंड के साथ आज इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। बेहतरीन। अच्छा, मैंने कुछ डेज बताए थे कि जो दिन सेलेक्ट किए गए हैं ओवरऑल इन द वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पे उनको सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनली, इंटरनेशनली और फिर ग्लोबलाइज। जैसे हम कुछ दिन सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही कुछ कंट्रीज दिन सेलिब्रेट करती हैं। वर्क प्लेस पे फन होना, आज एक दिन ये भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। कितना ज़रूरी है वर्क प्लेस पे फन का होना और थोड़ा सा एंजॉय करके अपने काम को एंजॉय करना? ये बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ अच्छी बात है कि अब लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आती जा रही है कि सिर्फ काम 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 ही ज़िंदगी नहीं होता है। और अब कंपनी जो है वो अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ इन अ मंथ, बाई मंथली, सेमी एनुअली, वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर रख रही होती हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं थाईलैंड में होता था तो वहाँ पे जब मैं जॉब कर रहा होता था, वहाँ में 1 से 2 घंटे का रिलैक्सेशन दिया जाता था और वो ये कहा जाता था ये जो 1 से 1.5 घंटा है ना, इसमें यू शुड हैव टू टेक अ नैप। जैसे हाँ, जैसे कि हमारे इस्लाम में भी है ना कि जब आप लंच कर लें तो उसके बाद कैलूला ज़रूर करें। तो वहाँ पे बाकायदा उन्होंने रूम्स बनाए हुए थे, कैप्सूल्स बनाए हुए थे तमाम ऑफिस स्टाफ्स के लिए। और उनके उस टाइम पे 1 से 2 बिल्कुल भी नॉट अलाउड होता था कि कोई ऑफिस में काम करे। तो वो ये जानते थे कि जब आप, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी सुन्नत है ना कि जब आप कैलूला कर लें और जब आप उसके बाद दोबारा अपनी वर्क प्लेस के ऊपर जब आप काम करने के लिए आते हैं, आप बिल्कुल ऐसे फ्रेश हुए हुए होते हैं जैसे कि सुबह आप 7 बजे या 8 बजे उठे हुए होते हैं, आप में वो एनर्जी आ जाती है। तो कंपनीज़ ये अपने एम्प्लॉयज़ को रिलैक्सेशन दे रही होती हैं। इसके अलावा जैसे कि मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ की बात करी तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने के लिए, उनको थोड़ा सा नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि जो हमारे अक्सर वर्क प्लेस के ऊपर ऐसा होता है, सुबह जब हम 8 बजे या 9 बजे अपनी वर्क प्लेस के ऊपर एंटर होते हैं तो फ़ौरन सीट के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और जो आसपास के उनसे हेलो हाई करी, बाकी हमें
दूसरे केबिन्स में कौन है, दूसरे डिपार्टमेंट में कौन है, किसी के साथ कंसर्न नहीं होता, पता नहीं होता। हाँ, जो टेबल के ऊपर बैठे बैठे और फिर 5 बजे बैग उठाया और फिर निकल के चले गए। तो इस तरह के मुख्तलिफ मशागिल रखने से ये होता है कि लोगों में एक दूसरे के, HR डिपार्टमेंट IT से मिल रहा होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से मिल रहा होता है। अब हमारी यूनिवर्सिटी में भी हम लोग क्या करते हैं कि मंथ में कोई 1 या 2 डेज जो होते हैं ना, वो हम कलर्स के रख लेते हैं कि आज हम पिंक डे मनाएंगे। तो गर्ल्स, बॉयज़, स्टाफ जितने भी सब लोग हैं वो पिंक में आए हुए होते हैं, ब्लैक में आए हुए होते हैं। अब जैसे मैंगो का सीज़न अभी आने वाला है, या बच्चे फिर ऑरेंज लेके जाते हैं। Exactly. अभी ऑरेंज डेज सेलिब्रेट किए गए थे काफी, वो तो स्कूल के बच्चे लेके जा रहे होते हैं, हम ऑफिस में तो ऑरेंज लेंगे। कितना अच्छा लगेगा। ये भी तो एक बहुत अच्छा और अगर सोचे वाटरमेलन का कभी हुआ तो ओह माय गॉड, किसी के हाथ में छोटा वाटरमेलन, किसी के हाथ में वो लंबे वाटरमेलन भी होते। क्या ऑफिस साहब आप भी ना। तो बिल्कुल इस सही तरीके के लोग रखे, तो ये थोड़ी सी फन एक्टिविटी भी होती है। और मुख्तलिफ ऑफिस में क्रिकेट हो गई, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गई। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमारी यूनिवर्सिटी में ये समझे मंथ क्या हर वीक में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो इस तरीके से हम लोगों की एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट रहती है। और वर्क प्लेस के ऊपर ऐसा नहीं लगता कि ट्राई टू पुश आवरसेल्व्स टू गो यूनिवर्सिटी ऑन अ डेली बेसिस। तो हम बल्कि खुशी खुशी जा रहे हैं, खुशी जा रहे हो। तो खुशी और मेरा दूसरा ऑफिस ये है, तो यहाँ पे मैं खुशी खुशी आ रहा होता हूँ। यहाँ तो आपका आना ही खुशी खुशी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मूड अच्छा लेके आएंगे तो सभा का भी मूड अच्छा हो जाएगा। और आपके साथ मिलके, मुरीद साहब के साथ मिलके, अब तो ये एक फैमिली सी मुझे लगने लगी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है आप लोगों के साथ। यू आर फैमिली मेंबर। अच्छा, हफीजुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं यही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में ऑफिसेज में और स्टाफ को सही रखना, फनी रखना और माहौल को अच्छा रखना कितना ज़रूरी है? सबा देखिए, मैं बताऊं आपको कि मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ और बहुत नुमाया फ़र्क मैंने देखा है कि जहाँ पे अगर वर्क प्लेस के ऊपर, यानी कि वाइल यू आर डूइंग योर जॉब, उसमें अगर आपके पास बहुत लाइटर टोन हो और लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा ना हो कि किसी की आप इज्जत को आप हर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे जैसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर आप किसी को चुटकुले छोड़ दें, किसी के साथ मजाक करते हैं, कुछ ऐसी बात कर दें, तो उससे जो है ना एक एनर्जी रहती है। और जो दिन है वो जो 7 आवर्स का जो डे होता है, आपको वो लगता ही नहीं है कि भाई, ऐसा लगता है कि जैसे अभी जोहर की नमाज़ पढ़ी हमने और अभी 5 बज गए या 4 बज गए, जैसे आपको 7 आवर्स होते हैं, पता ही नहीं चलता है दिन। लेकिन द मोमेंट वी फील कि भाई हम जो है वो एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं और किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और किसी से हमारा कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो वो दिन जो है वो इतना लंबा लगने लगता है कि दिन गुजरता ही नहीं है। तो ये जो आपका सवाल है ये बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ वर्क प्लेस के ऊपर, ड्यूरिंग द जॉब, आफ्टर द जॉब। जैसे अभी अहमद साहब ने भी बताया कि जो बाद में हो या पहले हो वो भी कितना ज़रूरी होता है। और जो अपनी अच्छे इदारे होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा चाहते हैं कि एनवायरनमेंट मिले, फ़न एनवायरनमेंट मिले। आपने देखा होगा कि जैसे गूगल पे आप जाएँ तो आपको लगता ही नहीं कि दैट यू आर वर्किंग, आप कहीं काम कर पे जा रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से आप अपनी ड्रेसिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो दिल चाहता है आप खेलें वहाँ पे। उन्होंने इतना अच्छा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। अगर गूगल का अगर आपने उनका ऑफिस को अगर आप देखें तो उनका मकसद ये है कि यू वांट टू कीप पीपल हैप्पी एट वर्क प्लेस। अगर आप उनको खुश रखेंगे तो वो आपके कस्टमर को खुश रखेंगे। अगर आपने जो है उनको ज़रा नाराज़ कर दिया तो वो आपके, हो सकता है कि उनका मूड ख़राब होगा, तो वो हो सकता है आपके कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव ना कर पाए क्योंकि उनका मूड ख़राब हो जाता है। सो मेरी तो ये है कि आप चाहे, अच्छा मैं आपको एक और बताता हूँ कि जैसे हमारे पास बहुत अच्छे इदारे थे और अभी भी हैं। वो क्या करते थे कि जैसे हमारा ब्रेक होता था, वर्क प्लेस में जब ब्रेक होता था तो वो कहते थे कि वे आप जाएँ पाकिस्तान टूर के ऊपर जाएँ। तो हाईली अप्रिशिएटेड वो इनिशिएटिव होता है, उसमें लोग जाते हैं और एक साथ जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग एक ही बस में ट्रेवल करते हैं और अक्रॉस द पाकिस्तान घूमते हैं, मज़े करते हैं, गपशप लगाते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम देखते हैं, कहीं पे लैंडस्लाइडिंग होगी तो वहाँ पे खड़े हुए हैं। अब आप सोचें कि कितना अच्छा एक जेल हो जाता है, यानी कि 15 to 20 डेज़ का वो होता है, ट्रैवल होता है, टूर होता है पूरा पाकिस्तान का। उस पर हम लोगों ने बहुत फ़न करते हैं। और जैसे होता है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट थोड़ा सा ज़रा वो होता है, ज़रा खिंचा हुआ होता है, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे सब खुल जाते हैं, सब ऐसे हो जाते हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता कि भाई। लेकिन ये है कि आपस में जो वो बैरियर्स होते हैं ना, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को
जो है ना वो हेल्प करती हैं कि आपस में आप जेल हो सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। अभी मैं रिसेंटली जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, देखिए उसके अंदर बहुत ज़रूरी है, एक एडवाइस है अच्छे एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो ऐसी वर्क प्लेस को सेटअप करें जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, ठीक, ताकि आप जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने जिस वर्क प्लेस में मैं जहाँ बैठता हूँ, अहमद भी आए होंगे वहाँ पे, तो हम लोग ऐसे जो है ना एक दूसरे के ऊपर जो है ना, जैसे थक जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी आवाज़ निकाल देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं तो सब एकदम से हंस पड़ते हैं, यार ये क्या हुआ यार, बस यार टेंशन रिलीज़ करनी थी, कोई प्रेशर आया हुआ है, कोई डेडलाइन मीट करनी है, तो वो डेडलाइन जो है वो ऐसी मीट हो जाती है हमारी, हंसते खेलते हो जाती है। बेहतरीन तो बात एक देखिए एनवायरनमेंट आपको, अच्छा इसका क्रेडिट जो है वो जाता है आपका लीडरशिप के ऊपर जाता है। यस, अगर लीडर ये चाहता है कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को हैप्पी रखें, तो वो ये चीज़ें अप्रिशिएट करेगा, बोलेगा भाई ठीक है सही, आपस में आप लोग गपशप लगाएं। तो मेरा जो है वो ये है कि बहुत ज़रूरी है हैप्पी इन्वायरमेंट, हैप्पी प्लेस, हैप्पी फेसेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं सेकंड करूंगा सर जी, की बात को। मुझे इनकी बात से एक बात याद आ गई। व्हेन आई वाज इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो हमारे यहाँ कुछ टारगेट्स हुआ करते थे और उनको कहा जाता है कि जो ये टारगेट मीट करेगा वो अब हमारी अपकमिंग इंटरनेशनल टूर के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। अच्छा, तो हर कोई अपनी जान से एफर्ट मार रहा होता था एटलीस्ट उस टारगेट के करीब पहुंचें या उसको मीट करें ताकि हमारी भी नॉमिनेशन आ जाए। अच्छा, ये हर 2 महीने के बाद इंटरनेशनल टूर होता था और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से होता था। सही। तो जितने लोग वो टारगेट मीट्स करते थे सब जाते थे, और जितने लोग सब जाते थे ना, क्योंकि ऑफिस में जब आप रहते एक टेंशन का माहौल तो ऑलरेडी होता ही है, एक टॉक्सिक माहौल भी होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर किसी को आप खुश रखने के चक्कर में नहीं रख सकते ना, मतलब कुछ लोग होंगे वो खुश नहीं भी होंगे आपसे। तो वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन जाता था जब इंटरनेशनल टूर के ऊपर जाते थे, क्योंकि जब वहाँ पे आप जाते हैं तो अप्स एंड डाउन्स, थोड़ी चीज़ें अकोमोडेट करना, अपने आप को दूसरे के साथ एडजस्ट करना, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी बाउंडिंग्स आपकी बन जाती हैं। और जब वहाँ से फिर हम वापसी आते थे तो फिर क्या होता था, फिर ऑफिस आवर्स के बाद चलो भाई चाय पीने चलते हैं, रात में डिनर के ऊपर मिल जाते हैं। तो ऑफिस के बाद वाला जो मीटअप होता है ना, वहाँ पे जो सलाम दुआ होती है, आप भी मेरी बात को एग्री करेंगे, वहाँ से फिर बड़ी अच्छी दोस्तियाँ बन जाती हैं। वाह। और वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि 2011 में मैं जब जद्दा में होता था, पीआईए में जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे मेरी इसी तरीके की हो गई थी सलाम दुआ लोगों से, कि ऑफिस के बाद भी अपने कुलीग से मिल रहे होते थे। कुछ लोग हैं जो वहाँ पे अभी भी जॉब कर रहे हैं, और जब वो छुट्टियों में पाकिस्तान आते हैं कराची, तो बस वो एक मैसेज करते हैं और फिर हम लोग मीटअप कर रहे होते हैं। देखिए तो कितनी अच्छी दोस्ती हो गई। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके यहाँ से आप दरवाजे से निकले सामने मैं ही हूँ जी। तो यहाँ पे जो मेरा ऑफिस है, तो ये समझ लें कि जितने भी हमारे जो लोग होते हैं आसपास के, जितने भी केबिन्स के, वो सब मेरी कमरे में जमा हुए होते हैं। मैं नहीं भी हूँ ना, मैंने अपना दरवाज़ा सबके लिए ओपन रखा, मैं नहीं भी हूँ, सब आके बैठ जाएं, तो काइंड ऑफ अ कचहरी और गेट टुगेदर, और वहाँ पे सारी बातें चल रही होती हैं। बेहतरीन बात की आपने, और ऐसा होना भी चाहिए। और चाइना में भी एक कंपनी के कोई सीईओ हैं, उनका मैंने पढ़ा कि जब उनका कोई एम्प्लॉय नींद में होता है तो उनको 2 दिन छुट्टी दी जाती है कि आप पहले अपनी नींद पूरी कर लो। क्या हमारे पाकिस्तान में ऑफिस में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। हमें तो सुबह 8 बजे उठते ही नींद आती है। नाज़रीन, वठो था ब्रेक खां पोइ अची खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। वेलकम बैक इन मॉर्निंग विथ आवाज़। ही प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो तव्हां लाइव आवाज़ टीवी ते। असांजा स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान, सिंध की नंबर 1 चाय। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में अब आपके साथ, आपके सामने होंगे आपके फेवरेट गेम शो होस्ट ज़ोहेब चांजो और राजा मेमन। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में अब आप मिल सकते हैं बेहतरीन टिकटॉकर से, और आपके साथ होंगे आपके फेवरेट सिंधी सिंगर्स भी। सो पीते रहें, टपाल मेज़बान, सिंध की शान। हाफिज साहब, जैसे हमने बात की ये दिन क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, फ़नी डे था। एक और दिन जो वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है बच्चों के हवाले से, क्योंकि आप दोनों एजुकेशन से वाबस्ता है। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि बच्चों की एजुकेशन में अगर हम हेल्थ एंड फिटनेस को कनेक्ट कर दें, उनको बताएं कि फ़र्स्ट एड क्या होती है, क्या होता है, हम कैसे ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें बचपन से ही सिखानी चाहिए, क्योंकि बड़े होकर अगर कुछ सिखाया तो हम जैसे हो जाते हैं सीख ही नहीं पाते। तो जी। बचपन से, क्योंकि वो कहते हैं ना बच्चों का जहन कोरा कागज़ होता है। मुझे इससे एक एग्जाम्पल याद आ गई। मैं एक कंट्री गया हुआ था, आई कुड नॉट रिकॉल द नेम। तो वहाँ पे हुआ ये कि मेरे साथ कुछ कुलीग्स, सिंगापुर कुछ कुलीग्स थे मेरे साथ, वो डेलीगेट्स आए हुए थे। तो मैंने बबल खाई
और वो साइड पॉकेट होती है ना वो आपकी ड्राइविंग की, तो उसके ऊपर मैंने रैपर रख दिया। तो बराबर में वो मिस एंजेलिना बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से देखा, तो वो बाकायदा उनका बड़ा सीरियस फेस था कि मुझे गुस्से से देख रही हैं। तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड मिस? तो वो कहने ये आपने क्या किया है? ओके। तो मैंने कहा मिस मैंने रैपर रख दिया है। तो कहेंगे नहीं ये आपने, आपको इसको आप ऐसे नहीं रख सकते, यू शुड हैव टू एटलीस्ट पुट इन योर पैकेट, ये अपने हाथ में होल्ड करके रखेंगे, आप मुझे दे दें। ओके। तो उन्होंने, मैंने कहा कि इसका रीज़न क्या है? कहने कि ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है कि दुनिया जो है क्योंकि अभी एक डेल कार्नेगी का एक नॉवल आया था, वो नॉवल कह रहा हूँ सॉरी, केस स्टडी थी, जिसमें उसने ये कहा था कि अगर हमने गार्बेज के ऊपर काम नहीं किया तो 2050 में पूरी दुनिया लोगों से ज़्यादा गार्बेज बन चुका होगा। तो इसी वजह से पूरी दुनिया में बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, जो कि इन्वायरमेंट में अगर हम कोई भी चीज़ थ्रो करते हैं पैकेजिंग की, तो वो एटलीस्ट डिज़ोल्व हो जाए। तो हमने कहा शुक्र आपने पाकिस्तान आके नहीं देखा, वहाँ तो हम शीशा खोलते इस तरीके से, और क्या क्या हालात हैं। तो ये चीज़ें बचपन से सिखाई जाती हैं। तो ये वाली जो आपकी बात है कि बच्चों को फर्स्ट एड सिखाना, अभी भी अगर देखें खुदा न खास्ता अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या कोई ऐसी कुछ होता है, तो वो उस टाइम पे उनको शायद हार्ट पंप दिया जाता है, इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं जो हमें भी नहीं पता है। लेकिन अगर बचपन से ये चीज़ें आपको पता हो और आप देखते हुए आ रहे हों, कहीं किसी के ब्लीडिंग हो जाए तो उस टाइम के ऊपर आपके पास कोई इक्विपमेंट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें, मेडिसिन नहीं है, तो उस टाइम पे फौरी आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैंने एक जगह सीखा था कि उस टाइम पे आप डीजल डाल लें। अच्छा। अगर आपका बहुत डीप कट हो गया है, वो असल में हुआ ऐसे था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था हॉक्स बे, तो बड़ा डीप मेरा वो कट हो गया था, तो वहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर था। तो वहाँ पे लोगों ने बोला हमारे कटते रहते हैं, हमें पता है क्या करना होता है। उन्होंने डीजल लिया और डाल दिया, एटलीस्ट उसी वक्त खून बंद हो गया। अच्छा। तो ये वाली चीज़ें जो हैं, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट एड की चीज़ें हो गई। दूसरी कि चाइना की अगर हम बात करें, चाइना, जापान और अमेरिका, इन 3 ममालिक में तो मैंने ये देखा, यहाँ पे ये होता है कि ये लोग ममालिक ये कहते हैं कि 6 साल से पहले आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल नहीं करा सकते। एथिक्स एंड एटिकेट सिखाएंगे आप लोग। एग्जैक्टली, उसका रीज़न वो कहते हैं कि एटलीस्ट बच्चा अपना बचपन तो जी ले। और हमें क्या होता है, बचपन से ही बच्चे को नर्सरी में डाल दो, बेटे तुम तो 4th आ गए, और वो बचपन से उसके दिमाग में, या मैं 10th आ गया, 4th आ गया, नहीं, बचपन से उसको एक रेस में लगा दिया जाता है और वो मरते दम तक एक रेस में लगा रहता है। वो बच्चा अपना बचपन जी ही नहीं पाता है। तो ये बात बिल्कुल सही, उनको एडिकेट्स, उठना बैठना, आदाब, रेस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें उनको बच्चों को सिखाई जाती हैं। हफीजुर रहमान साहब क्या कहेंगे, बच्चों को ये भी एजुकेशन दी जाए जैसे दुनिया दे रही है अपने बच्चों को, कि फर्स्ट एड की एजुकेशन क्या होती है, हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है? ठीक है, आप सही कह रही हैं। बहुत ही आजकल के दौर में तो बहुत ही आपने अहम सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जस्टिफाई कर सकूँ। अभी रिसेंटली आपने अभी सानिया देखा होगा गुल प्लाजा का, जिसके अंदर एक फ़र्स्ट एड की जो हम नहीं दे पाए लोगों को, इवन कि जो फायर फाइटर जो के डेजिग्नेटेड थे, जिनका काम था लोगों को रेस्क्यू करना, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो देखिए, अभी हम तो उन लोगों की बात करें, तो अगर यही चीज़ अगर हमारी तरबियत अगर बच्चों की इनिशियल एज के ऊपर अगर हमारी डले, उनको सिखाया जाए। एक टर्म होती है CPR के नाम से, एक होती है टर्म होती है, जिसके अंदर आप जो है जैसे अनकॉन्शियस बंदा होकर एकदम से गिर जाता है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, हार्ट उसका जो है वो अटैक होता है, या उसके पास उसको रिस्पायरेटरी कोई इश्यूज़ होते हैं, तो वो गिर जाता है एकदम से ना। अब उसमें अगर आपने उसको विदिन 2 to 3 मिनट्स में अगर आपने उसको CPR अगर आपने दे दिया है, तो आप यकीन करें उसकी जान जो है वो बच सकती है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमने देखे भी हैं। हमारे यहाँ पे जो UIT यूनिवर्सिटी है, तो लकीली हमारे बराबर में ही सिविल डिफेंस का एक बहुत बड़ा वो ऑफिस है। तो हम नॉर्मली उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और हम उनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और हम अपने टीचर्स को, हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि कैसे वो लेके आते हैं बाकायदा। अच्छा, उनकी डमी टाइप की होती है, बॉडी टाइप की डमी होती है, उसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से आपने, कैसे आपने प्रेस करना है, कैसे आपने उसको ब्रीथिंग करनी है, कैसे चेक करना है, कैसे कॉल करना है आपने एमरजेंसी को। तो वो हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। अच्छा देखें, इट्स टू लेट, लेकिन एटलीस्ट हम जो एज अ एक ज़िम्मेदार इदारा हम हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब ग्रेजुएट होकर निकलें तो कम से कम उनको ये तो नो हाउ हो कि अगर कोई ऐसी इंसिडेंट देखें और जब उन्होंने अपने हाथ से किसी को CPR दे देते हैं और डमी के ऊपर, तो वो किसी को देने के काबिल होते हैं, किसी की ज़िंदगी बचाने के काबिल होते हैं। तो हम इस तरह से ना सिर्फ हम एजुकेशन की तरफ कर रहे होते हैं फोकस, हम ये फ़र्स्ट एड की उनको ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं बच्चों को,
कि जब वो बच्चा ग्रेजुएट होकर निकले तो वो किसी की जान बचा सके। और आपको पता है कि जान एक इंसान की बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर होता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आप देखिए ना, सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है, अगर हम बचपन से बच्चों को आदत डाल दें कि भाई आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपने कमरे को आप अच्छा साफ़ सुथरा रखें, तो बच्चों के अंदर हैबिट डेवलप होगी और वही चीज़ वो फिर कैरी ऑन करती है जी, बिल्कुल। अपनी, यानी कि बड़े एज के अंदर भी आके। अब जैसे मुझे एक आदत है अपनी की चीज़ों को सफाई सुथराई ऑर्गेनाइज रखने की, तो वही मैं अपने घर पे भी कर रहा होता हूँ, वही मैं फिर ऑफिस में भी करता हूँ, क्योंकि बचपन से एक आदत पड़ी हुई है कि आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। और साथ साथ जैसे अभी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैबिट जो है ना वो इंसान को जो है ना अच्छी डलनी चाहिए, वो आप बचपन में डालते हैं हैबिट। अगर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर बच्चों को कर दें कि भाई, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। अर्ली एज में मैं बजाय इसके कि मैं कोई गलत चीज़ों में मैं पढ़ता, तो मुझे जो है वो कुछ अच्छे दोस्त मिले। कंपनी बड़ी मैटर करती है जी। तो मुझे अच्छे दोस्त मिले, इत्तेफाक से वो लोग जो थे वो जिम जाने वाले लोग थे, तो वो बॉडी बिल्डिंग और ये सब चीज़ें करते थे, डाइट लेते थे और ये सब चीज़ें। तो मुझे एक माहौल मिल गया, एक आदत बन गई, हैबिट बन गई, तो वो फिर कैरी ऑन होती गई। अभी तक जो है वो चीज़ें आदत रहती है, कभी ना कभी जहाँ भी ऐसी कोई चीज़ होती है। तो बच्चों के अंदर हमें एक तो सफाई सुथराई का उनके अंदर हैबिट डेवलप करनी चाहिए। मेन तो ये सफाई सुथराई है। एब्सोल्युटली। देखिए आप, हम जिस माहौल में हम रह रहे हैं कि आप देखें कितनी गंदगी और कितना, एक तो गवर्नमेंट के बस की भी बात नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखें जहाँ तक वो सफाई करती है, फिर गंदगी तो हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। पढ़े लिखे इंसान जिनको मना है कि आप गंदगी नहीं करोगे। जी देखिए, मैं अपनी पूरी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, शायद आप लोगों के लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो, कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो शुरू में मैं फेंकता था चीज़ें बाहर। लिटरली मैं गाड़ी की कुछ चीज़ें खाता था वाइफ के साथ, बच्चे पीछे बैठे थे, तो वाइफ ने कहा कि भाई आप एक काम करें कि कुछ बच्चे पीछे बैठे हैं, हम पीछे चीज़ें फेंक रहे होते हैं, अच्छा नहीं लगता, इनको कैसे तरबियत देनी। तो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर एक शॉपर रख लिया। सही। अब खाएं पिएं जो भी कुछ करना है गाड़ी के अंदर रखें, घर जाके आप उसको थ्रो करें। अब ये छोटा सा इनिशिएटिव अगर आप ले लें तो आप अपने देखिए कितने बच्चों को आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो बच्चे जो है अपनी मार्केट जब सोसाइटी में जाएंगे तो वो दूसरों को ट्रेनिंग देंगे। तो बस आप हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आप हैं। तो अगर आपने अगर अच्छी चीज़ करी तो आपके बच्चे अच्छी चीज़ करेंगे और वो फिर आगे सोसाइटी इस तरह से साफ़ सुथरा करती है। हफीज़ रहमान साहब बेहतरीन बात की। जी अहमद साहब क्या कहेंगे? सफाई सुथराई वाकई हम देखते हैं हर तरफ कचरा, हर तरफ चीज़ें फेंकी हुई, हम खुद ही फेंकते हैं, हम खुद ही ख्याल नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं। वो असल में होता यही है कि भाई हर कोई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं रहा जी। हम कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, दूसरे का काम है। सुबह ही सुबह जब आप देखें, जब 7-8 बजे जब दुकान जो पहले आते हैं अपनी दुकान के सामने से कचरा हटा के दूसरे की दुकान के आगे कर देते, दूसरा आता है वो तीसरे के आगे कर देता है और फिर जो आखिरी वाला होता है वो रोड के ऊपर कर देता है जी। तो वो इसी तरीके सारा गार्बेज वो जमा होता चला जा रहा है और लोग भी असल में ना वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रख रहे होते। जबकि अब ये है कि अब मैंने कुछ सोसाइटीज़ देखी हैं, वहाँ पे सस्टेनेबल सोसाइटीज़ अब बनना शुरू हो गई हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे हाईवे की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे सस्टेनेबल सोसाइटीज़ कैसे बन रही होती है, उन्होंने बाकायदा बल्कि ऑफिसेज में कहीं कहीं पे 3 टाइप्स के डस्टबिन्स रखे हुए होते हैं। ठीक, वो यानी कि जो भी आपका पेपर मटेरियल है वो आपको ट्रैश करना है वो आप यहाँ पे डालें, मेटल यहाँ पे डालें, प्लास्टिक आप इसके अंदर डालेंगे। और बाकायदा वहाँ पे जो घर बन रहे हैं वो इस तरीके के बन रहे हैं, अगर कभी बारिश होती है तो वो बारिश का पानी ड्रेन होके ज़ाया नहीं होता, वो रिसाइकिल होके आप ही को दोबारा मिल रहा होता है। तो अब ऐसी सोसाइटी सस्टेनेबल बनना शुरू हो गई है। तो अगर हर कोई ये जिम्मेदारी संभाल लेना कि मुझे अपने घर से, बराबर वाले घर से या जो भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, अगर वो अपने आसपास के माहौल को ही साफ़ सुथरा रखना शुरू कर दें, बल्कि चलो ये भी छोड़ो, यही सोच लो कि सफाई जो है वो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निफ्स ईमान है। बिल्कुल। तो भाई आप सफाई रखो, आपका आधा ईमान तो यही मुकम्मल हो जाता है। बिल्कुल। और घर को साफ रखते हैं, अपनी गाड़ी को साफ रखते हैं, अपने शूज को साफ रखते हैं, मोहल्ले को साफ करने में क्या हर्ज है, और करना भी चाहिए। अब जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं वहां तो हम बड़ा ख्याल करते हैं। मुझे लेके मैं कितना ख्याल कर रहा था मैं डर रहा था चीज़ों से फेंकने। मैंने वो ट्रेश जो था वो अपनी जेब के अंदर डाली, तो मुझे वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी। आज 14 साल हो गए, मैंने कभी फिर उसके बाद से 14 साल में आज तक कभी ट्रैश जो है वो मैंने फिर बाहर नहीं फेंका। कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो अपनी पॉकेट में रख लिया, अपने पास रख लिया, फिर बाद में उसको फिर हम थ्रो कर देते हैं। बेहतरीन बात। नाज़रीन, हाणे असी हलंदासीं एजुकेशन छूं, ॻाल्हियूं कंदासीं। एजुकेशन ते जेतिरो फोकस कजे उहो घटि आहे। हिकु सिहत ऐं ॿी तालीम।
ॿिन्ही शयुनि ते ॻाल्हाइजे बि पर उन्हनि जा हल बि ॻोल्हजनि। अगरि असीं एजुकेशन ते ॻाल्हाईंदा आहियूं त एजुकेशन खे थोरो यानी कि आसान करणु, ॿारनि जे लाइ आसान करण जे लाइ असीं उनजो हल बि ॻोल्हींदासीं। असां वटि एजुकेशनिस्ट वेठल आहिनि, उनखां सवाल ज़रूरु कंदासीं एजुकेशन जे हवाले सां, पर वठूं था हिते नंढिड़ो ब्रेक। केॾा न वञो, वापसि था अचूं ऐं पोइ ॻाल्हियूं था कयूं। हिकु बार ॿीहर भलीकार मॉर्निंग विथ आवाज़ प्रोग्राम में। असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान, सिंध की नंबर 1 चाय टपाल मेज़बान जश्न जमालों में। अब आप मिल सकते हैं अपने फेवरेट गेम शो होस्ट ज़ुहैब चांडे और राजा मेमन से। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में आपके साथ होंगे आपके फेवरेट टिकटॉकर्स और फेवरेट सिंधी सिंगर्स भी। सो पीते रहें टपाल मेज़बान, सिंध की शान। जी नाज़रीन, असां वटि एजुकेशनिस्ट वेठल आहिनि, छो न एजुकेशन जो ॻाल्हियूं कयूं। हफ़ीज़ुर रहमान साहब, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपकी नज़र में क्या है, किसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? क्या सिर्फ इंग्लिश हमारा बच्चा बोले हम उसको काउंट करेंगे इसमें, या कुछ और है क्वालिटी? देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होती है मेरे नज़र में इंग्लिश जो है वो उसका एक कंपोनेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री से इन लाइन नहीं है, क्योंकि देखिए हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इंडस्ट्री के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट वहाँ पे जाके फिट इन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्वालिटी हम नहीं दे पा रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वालिटी मेरी नज़र में ये है कि जो जिस चीज़ के लिए आप देखें, क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो अगर वो काम नहीं कर रही, इसका मतलब है कि क्वालिटी नहीं है जी। अगर आप चाय आपकी जैसे ये आपके स्पॉन्सर है ये टपाल का, अगर इसका मकसद हम जो चाय हम पीते हैं अपने ताकि हमारी थकन दूर हो या सर में दर्द जो होता है वो ज़रा दूर हो जाए, अगर वो नहीं कर रही है इसका मतलब है क्वालिटी चाय नहीं है। लेकिन मुझे क्योंकि मेरे घर में भी ये टपाल ही यूज़ होती है तो मैं ये कहूँगा कि वाकई में बहुत अच्छा आपका ये स्पॉन्सर है और ये जो चीज़ हम सोच के हम लेके आते हैं वो उसको पूरा कर देती है। तो इसका मतलब है ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से मुराद आपकी मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें, जब क्वालिटी उस चीज़ को कहते हैं जब हम जिस चीज़ के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि भाई ये जाए इंडस्ट्री में और कंट्रीब्यूट करे, माशरे के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पेक्ट लेके आए। अगर कोई भी इदारा, तालीमी इदारा, अगर वो इस तरह से वो कामयाब हो रहा है कि जो बच्चे उसके मार्केट में निकल रहे हैं, अगर वो चीज़ आप वो बच्चे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडस्ट्री उनको एक्सेप्ट कर रही है, इट मीन्स दैट यू आर माशाल्लाह से आपने जो है अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप जो है जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरी नज़र में ये है कि आपके इंडस्ट्रीज़ के साथ इन लाइन होना चाहिए और वो माशरे के अंदर एक प्रोडक्टिव जो है वो एक एलिमेंट के तौर पे आए। बच्चा जब मार्केट में आए तो वो उसको लगे कि भाई वो लोगों के लिए तकलीफ़ दे ना बने, वो दूसरों के लिए हेल्प करे, दूसरों को प्रमोट करे। न सिर्फ ये कि उसके आने से लोग जो हैं वो बुझ जाएं या उसको घबराहट हो, वो आए जब मार्केट में आए तो वो एक किसी कंट्रीब्यूट कर सके, किसी इदारे के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, किसी के लिए कुछ पॉजिटिव ला सके, किसी को हाथ पकड़ के ऊपर लेके आए, अगर कोई कहीं पे कोई ट्रबल हो रही है इदारे को मुश्किल से निकाले। तो ये मेरे नज़र में जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? व्हाट यू थिंक, व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्चुअली? बिल्कुल, इंग्लिश बोलना जो है वो दिस इज़ नॉट द मेयार ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वरना हर अंग्रेज़ जो है वो आजकल CEO या डायरेक्टर बना हुआ होगा। yes, you're right. तो हाँ, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं जिनके बिना के ऊपर हम अपनी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो उसको मेंटेन किया जा सकता है। अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक चीज़ शुरू हो गई है, CLO और PLO, लर्निंग आउटकम, इस तरीके से। तो अब हम ये ना अब चीज़ें मैक्रो लेवल से निकल के बड़ी माइक्रो लेवल के ऊपर आ गई हैं। अब हम ये भी देख रहे होते कि अभी हम जो क्लास के अंदर जो लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है और उसका पहले से हम आउटपुट निकाल के रख लेते हैं अपने पास। ठीक, कि ये चीज़ अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे से इसका हमें ये आउटपुट आएगा। तो जब हम आउटपुट देख रहे होते हैं कि ये आउटपुट सारे आएंगे और जब उनको हम सम अप कर रहे होते हैं तो हम अपने उस एंड ऑफ द डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है बच्चे को, जो हम जो इनपुट डालेंगे और अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट हम बच्चे से रिसीव कर सकेंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन रखने के लिए अब हम ये कर रहे होते हैं, बल्कि काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चलती चली आ रही हैं। अब HEC ने इस चीज़ का पार्ट भी बना दिया कि आप इंडस्ट्री से एक बंदा बुलाएंगे, वो क्या आएगा, वो आएगा और आपकी असिस्ट करेगा, जो भी करिकुलम जो कोर्स अपनी क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं वो सारा कंटेंट चेक करेगा और उस कंटेंट को कोशिश ये करेगा कि उसमें ऐसी अमेंडमेंट की जाए
कुछ टॉपिक्स निकालें या कुछ चीज़ें उस टॉपिक के अंदर ऐसी डालें जो कि उस पर्सन उस कंपनी के अकॉर्डिंगली हो, ताकि जब बच्चा जब पढ़कर बाहर निकले तो अगर कंपनी को इस लेवल के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि ये इस लेवल का बच्चा मेरे पास आए, जब इस क्वालिटी की एजुकेशन हमने दी भी होगी और बच्चा भी निकल के आ रहा होगा तो वो बिल्कुल उसके पैरेलल आ रहा होगा। तो कंपनी की सारी डिमांड, सारी रिक्वायरमेंट्स बच्चे ने ऑलरेडी फुलफ़िल की भी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि जो जैसे कि पहले होता था कि आप कहीं कंपनी के अंदर गए तो पहले तो 6-8 महीने 4-5 महीने आपको सीखने में लगेंगे। एग्जैक्टली। तो उसमें वो अब चीज़ ख़त्म हो गई है, अब चीज़ें फास्ट पेस के ऊपर आ गई। अब हमने इंडस्ट्री से बंदा बोला, इंडस्ट्री ने बोला ये चीज़ें आप कर लें, जब आपका बच्चा बाहर निकलेगा तो वो मेरे लेवल के ऊपर आ रहा होगा। हफीजुर रहमान साहब, जिस यूनिवर्सिटी से आप इस वक्त कनेक्ट हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो स्किल पे ज़्यादा काम कर रही है बच्चों की, या फिर डिग्रीज वैल्यूज़ वहाँ पे ज़्यादा देख रहे हैं आप? देखिए, हम क्योंकि एक डिग्री अवॉर्डिंग यूनिवर्सिटी हैं हम, तो हम पहले जो है हमारा जो टॉप प्रायोरिटी हमारी जो प्रेफरेंस है वो है कि हम बच्चों को डिग्री कंप्लीट करवाएं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे साइड बाय साइड जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली अब हर जगह पे ये बात हो रही है कि भाई डिग्री जो है वो आपको कहीं पे स्टे कराने के लिए या आपको कहीं पे नौकरी पे बैठाने के लिए काफ़ी नहीं होगी, आपको स्किल्स भी सीखनी है। अच्छा, अब हमारे पास बाकायदा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमारे पास एक वो है डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि आपने जो लेटेस्ट जो वो है आपके पास जो आपके पास जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए बाकायदा हम इंडस्ट्री से लोगों को इनलाइन करते हैं और हम शॉर्ट कोर्सेज हम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं हमारे, ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनको हम डिस्काउंटेड उसमें रेट्स में हम ऑफ़र करते हैं और दूसरों के लिए भी हम ऑफ़र करते हैं। सब आके उसको नई, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल बड़ी जो है वो साइबर सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके डेटा साइंसेज हैं, ये हम इस तरह की चीज़ें हम ऑफ़र कर रहे हैं क्योंकि ये एनिमेशन हुई। इसके अलावा अभी रिसेंटली आपने एक डेवलपमेंट देखी होगी, एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने एक बहुत बड़ी एक गैप को आइडेंटिफाई किया है। वो तकरीबन कोई 5 मिलियन की वो कोई मार्केट है जो कि अभी भी अनटैप है। दैट इज़ कॉल्ड एनिमेशन एंड गेमिंग एंड एनिमेशन के नाम से। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है वो अच्छी बड़ी इदारे जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको नाम बताता हूँ, ये NED ने इनके साथ MOU साइन किया, रीसेंट MOU साइन हुआ है और इतना बड़ा है कि मैंने रिसेंटली अभी मैंने उनके साथ उनकी जो वहाँ के जो वो कम्युनिटी का जो मैनेजर है दानियाल नाम है उसका, उसके साथ मैंने अभी पॉडकास्ट भी किया है। मेरा मकसद भी यही होता है कि मैं उनको प्रमोट करूं, जो लोग बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं और वो अब यकीन करें सब कि इस कदर, यानी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है NED के अंदर, इतनी ब्यूटीफुल वहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट की है और फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई आप अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे रेकमेंड करें, यहाँ पे आएँ, टीचर्स आएँ जो सीखना चाहते हैं। जैसे मेरा भी बड़ा रुझान है सीखने का, अपना डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ों का, तो मैं इवन एट दिस स्टेज ऑफ, मैं इस स्टेज पे भी आई डोंट माइंड, क्योंकि अगर नई चीज़ सीखने को मिल रही तो आप सीखें। मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड कर रहा हूँ और आपके इस चैनल के तवज्जो से मैं चाहूँगा कि आप जो है इस चीज़ को, आपके जो चैनल्स जो व्यूअर्स हैं वो सुने और दे शुड अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। NED के अंदर है, सीगा के नाम से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गेमिंग एंड एनिमेशन के नाम से। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वार्म वेलकम करेंगे बच्चों का। अभी उनका रिसेंटली 31 को उनका एक जो है कोहर्ट ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट कोहर्ट जो है 2-3 फ़ेब को स्टार्ट होगा। तो उसमें मैं रेकमेंड करूँगा आपके जो भी व्यूअर्स हैं, Is there any criteria for this? जस्ट एन एज 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए और आपका शौक़ हो बच्चों का कि उनको एनिमेशंस और गेमिंग आती, चाहते हैं कि भाई हम गेम बनाना सीखें। बहुत बड़ी इंडस्ट्री, 5 मिलियन मैं बता तो रहा हूँ आपको। और माशाल्लाह से हमारे जो एजुकेटेड पढ़े लिखे जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा कि हम ये पाकिस्तान के अंदर हम इसको, एक लाहौर में इनका सेंटर बना हुआ है और एक कराची में बना हुआ है। कराची में NED ने जो है इसको जो है वो जॉइन हैंड किया है और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी जगह दी है, फैसिलिटी। मैंने कल ही विज़िट किया है। मैं चाहूँगा कि आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं अपने यंग बच्चों को, जो 18 से ऑनवर्ड हैं बच्चे, बजाय इसके कि यहाँ वहाँ सोते रहें, पढ़े, अपना टाइम वेस्ट करें, अपना स्क्रॉलिंग करें, अपने आपको तबाह बर्बाद कर दें टाइम उनका, तो उनको वहाँ पे लेके जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब यकीन करें इतनी एक्सपेंसिव ये कोर्सेज हैं, लाखों रुपए के कोर्सेज हैं ये।
आप उनको जो है वो बच्चों को अब टाइम ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है कराची के अंदर। आई मस्ट से दैट एवरी पेरेंट शुड लिसन, और ये लेके जाएं अपने बच्चों को और उनको प्रोडक्टिव बनाएं, ताकि वो बच्चे जब गेमिंग सीखेंगे, कैसे गेम बनाते हैं। बहुत बड़े बड़े मैंने आप देखें कि एक बच्चा जिसका अब हमारे पास यूट्यूब पे उसका चैनल बना हुआ है, कार्टून बनाता है, इस्लामिक कार्टून बनाता है वो, एंड ही इज़ अर्निंग 51 लाख रुपए की उसकी पर मंथ उसकी वो है इनकम है जनाब। वो पाकिस्तानी बच्चा है, वो अपना कमा रहा है, उसने अपना चैनल बनाया हुआ है। तो गेमिंग हो चाहे एनिमेशन हो, पैसा इस फील्ड के अंदर बहुत है। तो मेरा तो ये है कि सबको जाना चाहिए वहाँ पे और इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहिए। बेहतरीन। अच्छा हाफिज़ुर रहमान साहब, आपने जैसे बात की कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हो रहे हैं, ऐसे हमारी सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तानी लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि हमारी यूथ इनसे फ़ायदे ले रही है, या फिर एडमिशन लेके 2-3 दिन जाके वजीफ़े लेके दैट्स इट? देखिए सबा मेरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये आपकी है ना, बच्चे पेरेंट्स की है। क्योंकि जो जेनजी जिनको हम बात कर रहे हैं, जिनको हम ये ऑफ़र कर रहे हैं चीज़ें, उनके अंदर एक कंसिस्टेंसी का इशू है। तो वो 3 सेकंड के बाद जो है ना वो स्क्रॉल अप करना चाहते हैं चीज़ों को। दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहते चीज़ों को। ये एक इनके साथ इशू है। अब हमारी और आपकी जो ज़िम्मेदारी है, जो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है, वो ये होती है कि उनको इंटैक्ट रखें, मोटिवेट करें, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, उनको बताएं कि भाई अपने आप कब तक जो है वो पेरेंट्स जो है उसको फीड करते रहेंगे। हमारे अब जो वक्त आ गया उसमें एवरीबडी शुड अर्न, सबको कमाना चाहिए, सबको अब घर के फैमिली के हर बंदे को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं प्रमोट करता हूँ उन बच्चों को जो कि अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि 4th 5th सेमेस्टर के बाद से स्टूडेंट शुड गो इनटू द फील्ड, और वो थोड़ा बहुत अपना जो है कमाना शुरू करे, और अपना जो है वो कोई एक यूटिलिटी बिल पे कर दे, छोटा सा गैस का बिल पे कर दे, तो उसको आदत बनेगी कि भाई हाँ यार मैं गैस का बिल पे कर रहा हूँ। तो एक कंट्रीब्यूशन होती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी कोशिश करती है कि हम इस तरह से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, चीज़ों को बताते हैं। आप क्या कहेंगे बिल्कुल, कोर्सेज के हवाले से? जो आपका पहला सवाल था कि स्किल्स वो जो हमें प्लस डिग्री वो जो डेवलप होनी चाहिए। पहले का दौर था ना, पहले अगर हम बीकॉम किया कर लेते तो एक बड़ी वाह होती थी, अरे भाई इसने बीकॉम कर लिया। फिर आ गया एमबीए, अरे वाह एमबीए कर लिया। अच्छा फिर आ गया अब पीएचडी का दौर ना जी। अच्छा भाई पीएचडी तो अब इसके आगे क्या किया हुआ है। अगर हम कंपनीज के अंदर जॉब्स के लिए जाते हैं ना, तो कहती हैं भाई ये मेरे पास आए हुए इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं, मतलब 40 50 100 150 200 सब ने एमबीए किया हुआ है। तो उसमें आपकी जो सीवी है मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं, आप में क्या वैल्यू एडिड चीज़ है कि जिस बेसिस के ऊपर मैं आपको करूं। तो वो वैल्यू एडिड चीज़ ये है कि कंपनीज अब ये कहती हैं ठीक है भाई एमबीए तो सब ने किया हुआ है, अब मुझे ये बताएं जिस फील्ड के लिए मैं आपको सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल एचआर, फाइनेंस या आईटी के लिए मैं आपको सेलेक्ट करूं, आपने इसमें सर्टिफिकेशंस कितनी की हुई हैं जी। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस जो अभी सर ने बात करी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस लाखों में होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। मैं अगर जैसे मैं सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में हूँ, मैं अगर सिर्फ सप्लाई चेन की बात करूँ तो सप्लाई चेन की जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं वो सारी सर्टिफिकेशंस लाखों में। मैं शायद हमें ब्रेक पे जाना है, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। लेके नाज़रीन वरी वापस था अचूं नंढड़े ब्रेक खां पोइ इन ॻाल्हि खे सर्टिफिकेट्स वारी ऐं डिग्री वारी ॻाल्हि खे कंदासीं कंप्लीट पर नंढड़े ब्रेक खां पोइ। हिकु बार ॿीहर भरीकार मॉर्निंग विथ आवाज़ प्रोग्राम में असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान, सिंध की नंबर 1 चाय। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में अब आप मिल सकते हैं अपने फेवरेट गेम शो होस्ट ज़ोहेब चांडी और राजा मेमन से। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में आपके साथ होंगे फेवरेट टिकटॉकर्स भी और आपके फेवरेट सिंधी सिंगर्स भी। सो पीते रहें टपाल मेज़बान, सिंध की शान। चिनासिन हाणे ॻाल्हि खे कंदासीं कंप्लीट। अहमद साहब जन डिग्री प्लस स्किल्स जी ॻाल्हि करे रहिया हुआ जी। तो हम जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अब कंपनीज ये पूछती हैं ठीक है आपने एमबीए तो किया हुआ है, अब मुझे ये बताएं सर्टिफिकेशंस आपने क्या की हुई हैं। तो सप्लाई चेन की मैं बात कर रहा था, सप्लाई चेन की जितनी भी सर्टिफिकेशंस है वो मिनिमम 1.5-2 लाख से कम की कोई नहीं है, मिनिमम 1.5-2 लाख की सर्टिफिकेशंस है। हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या अच्छा काम किया कि जितनी भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होती तो काफ़ी सारी सप्लाई चेन की हैं, लेकिन मोटी मोटी अगर हम बात कर लें तो 4-6 हैं। अब हमने उनके साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया है। सही कोलैबोरेट। अब फॉर सपोज अगर मैं एक सर्टिफाइड सप्लाई चेन प्रोफेशनल है, उसकी डिग्री जो है अगर आप कोर्स पढ़ने के लिए तो कम से कम 3 साढ़े 3 4 लाख का वो सिर्फ उसकी क्लासेस होती हैं 6 महीने की। इसकी फ़ीस
यानी कि 5 से 6 लाख की इसकी तो सिर्फ फ़ीस है। हमने उनके साथ कोलैबोरेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो कि अगर आप अपने कोर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो बिल्कुल आपका कोर्स और हमारे सर्टिफिकेशंस बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, हमने स्टूडेंट्स को बताया कि भाई जब आप लोग यहाँ से MBA या ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो हमने आपके करिकुलम में ये कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज ऐड कर लिए। सिर्फ आपको जो है कुछ कोर्सेज और करने पड़ेंगे और आपको उसकी एक्स्ट्रा फीस 6 लाख नहीं देनी होगी। ओके। वो आपके कोर्स के अंदर हमने अकोमोडेट करवा दी है, इनकॉर्पोरेट करवा दी है। तो जब वो बच्चा BBA करके या BS सप्लाई चेन करके या MBA करके हमारे पास से निकल रहा होता है, उसको हमारी यूनिवर्सिटी डिग्री दे तो रही होती है, साथ में उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अब आप ये सोचें कि जब एक दफ़ा में पूरे कराची से हज़ारों की तादाद में MBA करके बच्चा निकला, उसने मेरे पास अप्लाई किया फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास सबकी CVs आई हुई होंगी MBA लिखे हुए, लेकिन एक बच्चे की आ रही होगी जिस पे लिखा होगा उसने ये CSCP की सर्टिफिकेशंस की हुई है, तो मैं तो फिर उसी को ही प्रीफर करूँगा। तो एक तो ये जो स्किल्स वाली बात है ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या होता है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चों को अपने साथ जितनी भी ये प्रोफेशनल्स वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मैं ख़ास तौर के ऊपर अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर जाता हूँ। अच्छा। मैं अपनी यूनिवर्सिटी से इजाज़त लेता हूँ, बच्चों को लेकर जाता हूँ और हर बच्चे की जिम्मेदारी लगा देता हूँ कि तुम्हें कम से कम 10 लोगों से मिलना है। ठीक। और 10 लोगों के विजिटिंग कार्ड लेने हैं और उन 10 लोगों के साथ तस्वीरें लेनी है। अच्छा, बच्चे कर तो लेते हैं बात, लेकिन उनके रीज़न समझ में नहीं आता। जब वो करके फिर मेरे साथ वापस आते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर मैं हर बच्चे से पूछता हूँ, तस्वीर ली, तुमने विजिटिंग कार्ड लिया, तुम 10 लोगों से मिले, सर हमने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन अब इसके पीछे पर्पस क्या है जी? फिर मैं उनको बताता हूँ, बेटे अब खोलो लिंक्डइन। तो उससे पता चलता है बहुत सारे बच्चों की प्रोफाइल बनी हुई है, बहुत सारे बच्चों की प्रोफाइल नहीं है। तो मैं उनको लिंक्डइन यूज़ करने का आदी बनाता हूँ, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर सारे प्रोफेशनल्स आए हुए होते हैं। और मैं कहता हूँ बेटे अभी नहीं, लेकिन 1-2 सेमेस्टर के बाद तुम पास आउट होके तो जाओगे, जॉब ढूंढोगे, तो अभी से इन लोगों के साथ इंगेज हो जाओ, इनको ऐड करो, प्रोफेशनल लोगों को ऐड करो, अपनी CV बनाओ, यहाँ पे CV बनाओ, एग्जैक्टली, और लिंक्डइन के ऊपर अपनी तस्वीर डालो और इनको टैग करो, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं। हो सकता है कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हें क्लिक कर जाए। और विजिटिंग कार्ड इसलिए लाओ ताकि तुम्हारे पास भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहे और मेरे पास भी कॉन्टैक्ट नंबर रहे। और इन कॉन्फ्रेंसेस में जाके तुम्हें देखो कि लोग किस तरीके से बैठे हुए स्टेज के ऊपर स्पीचेस दे रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको स्टेज फेयर होता है, वो स्टेज फेस नहीं कर पाते। तो मैं कहता हूँ आप लोग आगे बैठो ताकि उन लोगों को देखो कि वो बात कैसे कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन लेवल क्या है, क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कल को तुमको भी वहाँ पे जाके बैठना पड़ जाए। तो ये वो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो कि आपकी स्टडी के साथ साथ दूसरी चीज़ों का मोराल बुलंद कर रही होती हैं। और बाहर निकल के आपको सिर्फ डिग्री ही काम नहीं, यानी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बूस्टअप कर रही होती हैं। बेहतरीन बात कही आपने। अच्छा, हफीज़ुर रहमान साहब ने FM पे काम किया है, बिल्कुल। हम ज़रूर पूछना चाहेंगे FM 88.6 सिंध पुलिस का जो आपने काम किया है उनके FM पे, क्या काम था, ऐसा क्या यूनिक आपने वहाँ पे काम किया है, हम सुनना चाहेंगे। सब इसमें ये जो इनका जो चैनल है सिंध पुलिस का, ये इनके हेड ऑफिस के अंदर जो है, इनके जो इनके IG साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। किसी प्राइवेट एक फर्म है उनके साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है और ये उसमें जो है वो उन्होंने जगह दी है वहाँ पे, तो किसी प्राइवेट पार्टी ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है और ये पूरे समझ लें कराची के अंदर इनकी जो है वो यहाँ पे आप समझ लें कि ऑन एयर होता है। असल में मेरा जो टारगेट था वो उन्होंने मुझे 25 एपिसोड्स का उन्होंने दिया था। मैं 25 एपिसोड मैंने उनके साथ की थी। मेरा मकसद भी ये था क्योंकि मेरा जो है 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस था और उनको एजुकेशन के अंदर चाह रहे थे कि कुछ एजुकेशन के लीडिंग लोगों को इनवाइट किया जाए और उनसे जो है कुछ एजुकेशन के ऊपर, कुछ करियर काउंसलिंग के ऊपर बात की जाए, ताकि लोग, क्योंकि वो जो ये पीक टाइम होता है इनका, शाम का टाइम होता है, जब लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, अपने घर जा रहे होते हैं ऑफिस से, तो वो ऑन कर लेते हैं। इससे उनका बेनिफिट ये होता है कि हम जो है उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ जो चैनल के अंदर मुझे ये लगी कि हम रहनुमाई करते हैं, और मेरे प्रोग्राम का नाम भी रहनुमा था। अच्छा। जी। तो उसके अंदर हम रहनुमाई करते हैं कि भाई कहीं पे फौरी तौर पे मेरे पास एक मैसेज आता था ड्यूरिंग द शो, तो उसमें हमें बताते थे कि भाई कौन सा जो इस वक्त कहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गया है, कहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, और हम उनको मुतबादिल रास्ता भी उनको बता देते थे ताकि जो ड्राइवर्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो, कहीं फंसे ना।
तो वो हम उनको इस तरह से रहनुमाई भी करते रहते थे। और हमारा जो उनका मकसद था ये था कि मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको मैं इनवाइट करता था, वो लोग आके वहाँ पे अपने विजन बताते थे कि क्या है, बच्चों को रहनुमाई करते थे, गाइड करते थे। तो 25 एपिसोड मैंने किया। इट्स अ वेरी, मैं सिर्फ जो मुझे अभी तक याद है उसका एक्सपीरियंस वो ये था कि बड़ा जो ना जून जुलाई का था मामला, क्योंकि उसमें ये होता था कि बाहर गर्मी बहुत होती थी, अंदर तो हम अपने एसी उसमें बैठे होते थे स्टूडियो में, तो लोगों को आने में, क्योंकि वो बहुत ही आईबीए के बैक साइड पे अगर इसका इनका वो है जहाँ पे हेड ऑफिस है इनका, पुलिस का हेड ऑफिस है वहाँ पे ना, तो वो उधर पहुँचने में लोगों की हालत बुरी हो जाती थी। लेकिन थैंक्स टू माई गेस्ट, लेकिन वो आते थे और अपनी कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, मुझे बड़ा अच्छा मिला और मेरा पहला वो था एक्सपीरियंस, तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। एक फनी सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी हफीजुर रहमान साहब, आपने अच्छा बताया कि एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा है और आप रहनुमाई करते थे, क्या ये भी गाइड करते थे कि इस गली से ना जाए, यहाँ पे स्नैचिंग होगी? हमने बंदे खड़े किए हुए। नहीं, इन्होंने नहीं, यानी कि ये बताना कि हाँ आजकल यहाँ पे स्नैचिंग काफी ज्यादा हो रही है, तो यहाँ से ना गुजरे। अच्छा, ये वाली बात जो है ना, ये स्नैचर भी सुन रहे होते थे एफएम खोल के, आप वो दूसरी गली में जाएंगे, दूसरी गली में पहले से मौजूद, तो वो बेकार है ना, वो हम बता दें क्योंकि आप वहाँ से ना आए, अपना क्या नाम है, आर्टिलरी रोड से ना आए आप, वो कहेंगे ठीक है अब यहाँ पे तो हम खड़े हो गए, हम तो पता चल गए वो स्नैचर में भी एफएम खुला हुआ होता था। अच्छा, तो वो तो असल में देखें, ये हम जो है सिर्फ उनको सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से, क्योंकि ये ट्रैफिक के जो है ना वो है इसका जो इनकी कोलैबोरेशन है, ट्रैफिक का मामलात होते हैं इसके अंदर, तो ट्रैफिक के जो भी इश्यूज होते थे वो हम रिजॉल्व करते थे। ये जो आप बात कर रही हैं ये है असल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात कर रही हैं आप, और बहुत अच्छी बात की है आपने कि ये भी हमें रहनुमाई करनी चाहिए कि भाई यहाँ से नहीं आए, क्योंकि बहुत सारी कोई पर्टिकुलर जगहें हैं जहाँ पे आपको कॉमन जो है ना वो आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, और वहाँ पे आपको यू गॉट टू बी केयरफुल। अच्छा, वो हम लोग आपस में तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं कि भाई फलानी जगह पे मत जाना, इतने ये टाइम पे अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ से आप इसको अवॉइड कर लेना, ये तो हम आपस में कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि भाई यहाँ पे इस टाइम पे स्नैचर्स खड़े होते हैं और इस टाइप। तो हमारा काम होता है ट्रैफिक को गाइड करना, जो ड्राइवर्स हैं, जो लोग घर जा रहे हैं, उनको हम चाहते हैं कि भाई वो गुस्से में ना आए, फ्रस्ट्रेटेड ना हो और आराम से स्मूथ। आजकल तो बहुत सभी गुस्से में है, मंडे की ट्रैफिक आपके सामने है, 4 बजे से रात 10 बजे तक रोड ब्लॉक रहा, और अभी तक शारा फैसल की जो अब हालत देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी आपके स्टूडियो जो मैं आ रहा था, यकीन करें मैं 7:30 बजे निकला हूं जी, जैसे मैं डिग रोड के ऊपर पहुंचा हूं जी, पूरा रोड ब्लॉक। पता चला कि थोड़ा सा आगे जाके वो एक गाड़ी बेचारों की कोई पलट गई थी, तो उनको क्रेन उठा रही थी और उस चक्कर में पूरा ट्रैफिक बंद, तो सारा ट्रैफिक पे शाहरा फैसल से रॉन्ग आ रहा था। तो खैर हम भी क्या करते हैं, हम भी रॉन्ग आ गए, टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपको बेचारों को अकेले शो करना पड़ता। तो इस वजह से हमने भी रास्ता रॉन्ग लिया। तो ये वाली न्यूज़ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं भी ये 88.6 चैनल के ऊपर परसों ही गया हुआ था, वहाँ पे सुहेल सही साहब होते हैं। अच्छा, और वो मिस सना होती हैं, तो कोई तकरीबन 4-5 महीने भी वहाँ पे शो किए। पहले तो जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर हो तो फीलिंग आने लग जाती कि आप जेल में जाएंगे, तो वो डर लगना। लेकिन वहाँ पे जब आप एंटर हो तो वो लगता नहीं है कि वो थाना है या कुछ इसका हेड ऑफिस, तो वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है। और जब आप उस स्टूडियो में जाओ तो ऐसा लगता है कि बड़ा जबरदस्त उन्होंने वैसे बनाया हुआ है, वो बड़ा मजा आ रहा होता है उनके साथ शो करके। सिद्दीकी साहब, आप तो छाए हुए हैं सब चैनल्स पे, एफएम्स पे, मतलब आप ही आप हैं, हम क्या कहें आपको, माशाल्लाह से। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हर कहीं जो आपको बुलाता है अपने शो में आप, मैं ना किसी को भी नहीं कहता, आपने बोला बस तो बस मोहब्बत से बुला रहे होते तो मैं भी मोहब्बत से जा रहा हूँ। वैसे ना कहनी चाहिए, आप क्या समझते हैं, लाइफ में ना को भी जगह देनी चाहिए? बिल्कुल, और 110% कहनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल कहनी चाहिए, क्योंकि ना कहना भी एक आर्ट है, और ना कहने के भी कुछ तरीके होते हैं। एक ना कहने के आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं नहीं कर सकता जी, और एक बात ऐसी होती है कि अगर आपको ना कहना है तो पहले आप जो है ये 4 मीनार की चौरंगी घुमाए फिर कायदाबाद की चौरंगी घुमाए उसको, और फिर ना बोले तो अगला बार ये अगला बंदा को ये सोचने पे मजबूर कर दे यार मैं ही गलत हूँ। नहीं, यकीन करें, मैं आपको बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहीं से लेता हूँ। मुझे असल में मैं जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन हूँ मैं ना, तो ये जो आपने बात की ना कि मैं स्टूडेंट, मुझे यकीन करें सबा, उन्होंने स्टूडेंट्स ने मुझे आके कहा कई दफ़ा, ये मैं पहले की बात कर, जी उन्होंने आके बाकायदा मुझसे कहा कि सर आप इतने प्यार से मना करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि आपने मना कर दिया है। सही कह रहे हैं। तो वो जो घुमाने वाली बात है ना 4 मीनार, वो हम इतने प्यार से घुमा देते हैं कि वो घुमा के कहीं वो कह रहा होता नहीं मुझे ये करना है, मतलब भाई आपने ये करना है तो लेकिन आपने ये करना है, सही करना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आपको ना कहना है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू मेक श्योर कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि समटाइम्स आप मुरव्वत में तो हाँ कह देते हैं और अगला बंदा उसको 100% एब्जॉर्ब कर लेता है कि हाँ भाई मेरी तरफ से अहमद साहब ने कमिट कर लिया है। अब दिल में मैं ये सोचा मैंने मुरव्वत में हाँ तो कह दिया, अब मैं उसको ना कैसे करूँ। अब ना कहने के लिए आपको इतना सोचना पड़ता है, और जब आप दोबारा उसको ना कहते हैं तो वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है बनस्बत इसके कि आप पहले ही उसको प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से अगले को भी बुरा ना लगे, और थोड़ी सी स्पेस ज़रूर छोड़ें ताकि अगला बंदा बिल्कुल भी माइंड ना कर जाए, थोड़ा सा स्पेस रहे कि अगली दफ़ा भी बात कर सके और कोई ऐसी बात हो तो आपके साथ आगे वो चल सके। बेहतरीन बात की आपने। अच्छा अहमद साहब, FPCCI की हम बात करते रहते हैं, आज KCCI की बात करेंगे। इदारा क्या काम करता है और आपका क्या कंट्रीब्यूट है इसमें? अच्छा बिल्कुल, एक्चुअली मुझे बचपन से हम न्यूज़ में देख रहे होते कि FPCCI की मीटिंग हुई है, KCCI की मीटिंग हुई है, तो मुझे बड़ा तजस्सुस था एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन मैं अभी KCCI में अभी कोई इतना पुराना नहीं हूँ, अभी समझ लें रिसेंटली कुछ ही महीने हुए हैं तो मैंने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराया। पहले मैं रजिस्टर जब होने के लिए गया तो पहले मैंने सोचा इसकी वेबसाइट देखूँ। जब मैंने देखा कि इसकी वेबसाइट पे इंडिविजुअल पर्सन रजिस्टर नहीं हो सकता, उसके लिए यू शुड हैव टू बी अ कंपनी, वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो फिर मैंने सोचा कंपनी बनानी पड़ती है अहमद साहब? तो मैंने बनाई। आपने बनाई, कैसे बनाई जरूर पूछेंगे। नाज़रीन वठो था नंढड़ो ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु बार ॿीहर भली कार कयां थी मॉर्निंग विथ आवाज़ प्रोग्राम में। असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान। सो हाणे हलंदासीं पंहिंजे ॻाल्हियुनि खे कंदासीं कंटिन्यू। सो अहमद साहब चन KCCI में कनेक्ट थिया, उन इदारे सां कनेक्ट थिया, पर कंपनी जो हुजण लाज़मी है, कंपनी का होना क्यों लाज़मी है? हाँ, और आपने कैसे बनाई कंपनी? बिल्कुल, एक्चुअली मैं क्योंकि ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी में तो था ही, जब से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे मैंने कंपनी की फाउंडेशन रखी थी। और फिर जब मैं सप्लाई चेन का करता हूँ तो मैं सप्लाई चेन की सर्विसेज देने के लिए मैंने अपना काम शुरू किया था, लेकिन बाकायदा उसको कोई नाम मैंने दिया हुआ था लेकिन रजिस्टर्ड मैंने कभी नहीं कराया हुआ था उसको। तो फिर मैंने बाकायदा उसको, जब मुझे KCCI में पता चला कि यहाँ पे इंडिविजुअल रजिस्टर्ड नहीं होता, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो मैंने कहा वाई नॉट, कि इतनी पुरानी कंपनी है, मैं उसको चला रहा हूँ तो फिर मैं इसको ऑफिशियली रजिस्टर करवा लूँ। फिर मैंने उसको रजिस्टर करवाया, उसका बाकायदा NTN करवाया, फिर सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी मैंने पूरी करी। फिर उसके बाद जब मैं KCCI में वो पूरी सारी चीज़ें लेके गया, फिर उनका पूरा एक फॉर्म होता है बाकायदा, इसकी हर साल की एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी कंपनी के लगाने पड़ते हैं, पिछले महीनों में आपने क्या काम किया है वो, फिर आपको बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और NTN और सेल्स रजिस्टर, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगाने पड़ते हैं एज अ प्रूफ के तौर के ऊपर। तो उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ फिर मैंने पूरी करी, उसका मेंबर बना। फिर जब आपको 2 साल उसके मेंबर जब आप यानी कि हुए हो जाते हैं मेंबर, फिर आप जो है वो तीसरे साल में आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे भी अच्छी बात ये है कि कमेटीज़ बनी हुई है मुख्तलिफ, एजुकेशन कमेटी बनी हुई है, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमेटी बनी हुई है, वहाँ पे टैक्स की कमेटी बनी है। तो मैं वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। आप एक वक्त में KCCI में 3 जगह के ऊपर हो सकते हैं, तो मैं 2 का भी मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। एक तो एजुकेशन को मैंने ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ पे दूसरा जो है वो मैंने सप्लाई चेन डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन वो मैं बोलने वाली थी क्योंकि आपकी वो फील्ड है। बिल्कुल, तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो वहाँ पे होता ये है कि अगर फॉर सपोज़ मैं अगर एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन से रिलेटेड जो मुख्तलिफ लोग हैं और जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो शख्सियात हैं वो आते हैं, डिस्कस करते हैं और हम सारी ये बातें कर रहे होते हैं कि अभी हम लोग जहाँ पर हैं क्या काम कर रहे हैं, एज अ कंपनी भी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर क्या इनपुट डाल रहे हैं, बाहर के लोग क्या काम कर रहे हैं और क्या उन चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करके अपनी सोसाइटी के अंदर उन चीज़ों को स्प्रेड कर रहे होते हैं। यानी कि सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं होता बंदा, काम भी बाकायदा करना काम पड़ता करना है पड़ता और वो है। चेक एंड बैलेंस भी होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, हर महीने के ऊपर आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है कि जो हमने लास्ट मीटिंग हुई थी ये एजेंडा था, उसके आउटकम उसके ऊपर आपको ये काम करना, तो आप ये बताएं, अपनी रिपोर्ट जमा करें कि आपने इस महीने में क्या काम किया, ताकि वो चीज़ें आगे प्रोग्रेस तो हों, तो अकाउंटेबिलिटी तो ऐसे ही आएगी। बिल्कुल। हफीजुर रहमान साहब, ॿियो छा हल वाला है? खुश आए वो पास अच्छा, आपने सिंधी में हमें एक जुमला सुनाया था कि आपको एक ही जुमला आता है, इतना अच्छा जुमला, वो हमारे नाज़रीन को भी सुना दे जरा। सुभाणे मोकल आया सुबह जी, सुभाणे वाकई में मोकल आए। अच्छा, ये कहाँ से सीखा आपने? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ अरसे जो है इंडस यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया है,
तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे कोलीग्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट भी वहाँ पे सिंधी स्पीकिंग है। तो वहाँ पे मेरे जो जूनियर स्टाफ था वो भी जो है सिंधी स्पीकिंग, बहुत अच्छे मेरे उनके साथ टर्म्स हैं, आज भी मेरी उनके साथ राब्ते में रहता हूँ मैं। तो वो अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि हफीज़ साहब सुभाणे मोकल आए, तो मैं कहता था पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था, फिर उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा, फिर क्योंकि मैं अब ज़रा ट्यून हो गया तो फिर मुझे पता चला कि भाई अच्छा इसका मतलब ये होता है कि कल छुट्टी है। तो अब फिर मैंने भी उनसे पूछना शुरू किया, तो छेड़छाड़ में मैंने भी आपसे भी अभी प्रोग्राम के वक्फे के दौरान में मैंने जब आपसे बोला कि भाई मुझे भी आई कैन अंडरस्टैंड सिंधी, मुझे अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ मैं सीखूँ इसको। तो जब आप लोग बात कर रहे होते हैं मुरीद साहब और आप लोग जब बात कर रहे होते हो तो कुछ मुझे समझ में आ रहा होता है, लेकिन मैं ज़रा बोलना जो एक सेंटेंस आता है वो आता है सुभाणे मोकल है, काम वाला सेंटेंस ये मजा आता है जी सुभाणे मोकल है। अच्छा, डायरेक्शन भी आपने की है, ये तजुर्बा कैसा रहा आपका? डायरेक्शन मैंने असल में जो आजकल मैं एसोसिएटेड हूँ वो FM वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड हूँ, और जो मेरा जो प्रोग्राम है वो हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट के नाम से। तो उसके अंदर पूरी डायरेक्शन समझ लें कि गेस्ट को अरेंज करना, और यानी कि हमारे पास जो मीडिया जो वेन्यू पार्टनर्स होते हैं उनके साथ अलाइन करना, इक्विपमेंट्स का सब चीज़ें अरेंज करना, ये सारी चीज़ें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना कि वो किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्या सवालात होंगे। वो मैं आजकल का जो टूल है AI टूल है उससे मैं मदद लेता हूँ, और AI का जो टूल है आपको ChatGPT वो मुझे बहुत हेल्प करता है, उससे मैं क्वेश्चनर्स बनाता हूँ और लेटेस्ट जो हॉट इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करता हूँ और उनको इनवाइट करता हूँ। तो दैट्स कॉल्ड अ काइंड ऑफ डायरेक्शन जो है वो मेरे उसके अंदर आती है कि मैं ये देखता हूँ कि भाई कहाँ पे बैठना है, लाइटिंग कैसे होगी। कितना डिफिकल्ट काम है ये? वेरी हेल ऑफ अ टास्क। इसके अंदर आपने ज़रा सा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर वो एक गलत इंप्रेशन चला जाता है। आपका भी माशाल्लाह से बड़ा एक कंप्लीट कंसोलिडेटेड पूरी एक टीम होती है जो कि आपको एक अच्छा प्रोजेक्शन दे रही होती है, गेस्ट को अरेंज करने में आपकी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा प्रोग्राम। और माशाल्लाह सर का स्टूडियो और सर के सवालात मैंने भी सर के साथ किया है एक पॉडकास्ट, यहाँ भी अहमद साहब यहाँ भी अहमद साहब है, बहुत अच्छे दोस्तों में से आपने बड़ा अच्छा अपने गेस्ट को आपने पिक किया हुआ है। तो मैंने इनको भी बुलाया, इन्होंने भी देखा होगा मेरा स्टूडियो। मैंने ICMA के साथ उन्होंने जो है वो मेरा मीडिया वेन्यू पार्टनर है मेरे, और असल में वो मुझे बहुत अच्छी जगह उन्होंने प्रोवाइड की, बहुत ज़बरदस्त स्टूडियो जैसा आप ही तरह का बड़ा अच्छा स्टूडियो मुझे उन्होंने दिया हुआ है। लाल मोहम्मद लखन साहब होते हैं जो कि डायरेक्टर हैं वहाँ के साउथ रीजन के, सिंध और बलूचिस्तान को देख रहे हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल, और उन्होंने मुझे कहा है कि भाई आप अपने जो भी प्रोग्राम अगर आपने कोई रिकॉर्ड करना है तो वहाँ पे मैं करता हूँ। नॉर्मली वहाँ पे मैं करता हूँ अपने जितने भी, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड टू बी एज अ वेन्यू पार्टनर ICMP पाकिस्तान जो है। बेहतरीन। अहमद साहब, ये तो मैंने आपसे मजाक किया, लेकिन सच में आप सही करते हैं, क्योंकि एक काउंसलर, एक मोटिवेशनल स्पीकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैल्यू है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म से यहाँ पे ही मोटिवेशन मिलती है शायद। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं अभी जैसे कुछ थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाता हूँ, तो मैं अपनी अगर थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं वो एक स्टूडेंट था क्लास में कि जिस दिन क्लास में टीचर कहती थी कि मैंने प्रेजेंटेशन रखी है, फाइनल प्रेजेंटेशन है, 10 नंबर है, सर उस दिन मैं छुट्टी करता था। मुझे स्टेज फेयर इतना था कि अपने ही स्टूडेंट्स को मैं फेस नहीं कर पाता था। मैं कहता मुझे नहीं चाहिए 10 नंबर, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था, मैं उस दिन छुट्टी करता था। मैं कहा काट लें मेरे 10 नंबर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि फिर वो कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैंने कहा यार कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे अपने फेयर के ऊपर काबू पाना है। तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने काबू ऐसा पाया कि अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर जॉब भी मेरी 8 साल एक ऐसी जॉब रही है कि जहाँ पे मुझे प्रेजेंटेशन, सेल्स की प्रेजेंटेशन पिच करने के लिए जाना पड़ता था। तो वहाँ पे जब पिच करने के लिए जाते थे तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में मुख्तलिफ़ डेजिग्नेशन के लोगों के साथ मिलना पड़ता था। तो जब उनके साथ मिल रहे होते थे तो हर लेवल का बंदा होता था, वो नीचे लेवल का भी होता था, मिडिल भी होता था और अपर भी होता था। मुझे आज अपनी वो अभी तक याद है कि हमारा एक टेंडर हमने विन किया था, मुझे मेरे बॉस के साथ रावलपिंडी जाना था। एक कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र जी, वहाँ पे उनको पिच करना था। वो ठीक ठाक कोई समझ लें कि 80 लाख यूरो का टेंडर था। तो वो ठीक ठाक टेंडर था, वो हमें पिच करने के लिए जाना था। वो ये मैं बात बता रहा हूँ 2015 या 16 की, ये उस वक्त की बात है जब पेट्रोल हमारे पास रेड कलर में आया करता था। अब चूंकि ग्रीन कलर में आता है जस्ट बिकॉज ऑफ वो यूरोन 90 से 92 हो गया है, तो उसमें पेट्रोल में कुछ केमिकल्स डलते हैं जिसकी वजह से ग्रीन हो जाता है। वो केमिकल्स हमें इम्पोर्ट करवाने थे, वो यहाँ पर इम्पोर्ट कर आते और फिर वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था।
वो कॉन्ट्रैक्ट खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। वो हुआ ये कि वेरी नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, बॉस ने बोला कि मेरी डोमेस्टिक कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं जा रहा, अहमद आप जाएंगे। सही। मैं हमेशा बॉस के साथ जाता था, तो मैंने कहा मैं अकेला कैसे जाऊँगा। खैर जब मैं गया हूँ, आप यकीन करें मिस, कोई तकरीबन 50 लोग थे और सारे फ़ौजी। अच्छा। सारे फौजी। पहले तो फौज को देख के हम डर जाते हैं जी, क्योंकि बचपन में ऐसा होता था हमारा, जब हम 18 साल के नहीं हुए थे और बाइक चलाते थे, जैसे वो सफ़ेद कपड़ों में वो पुलिस वाले होते थे, हम बाइक मोड़ लिया करते थे, भाग जाया करते थे। मैं कहा यहाँ तो भाग भी नहीं सकते, तो प्रेजेंटेशन दे भाग नहीं सकते तो पिच करने के लिए जाना है। तो वो 50 लोग पुलिस फौज के थे, उनको जब मैंने पिच किया है तो वहाँ से आई स्टिल रिमेंबर जो मेरा मोरल बुलंद हुआ है। तो फिर वो दिन और आज के मैंने कहा जब मैं इनको पिच कर सकता हूँ तो फिर तो मैं किसी को भी पिच कर सकता हूँ। फिर आप रुके नहीं? फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं नहीं रुका, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो 80 लाख यूरो का टेंडर हमने विन किया, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मेरे सर एक बात ये कहा करते थे कि बेटे जब भी तुम प्रेजेंटेशन देने के लिए जाओ या पिच करने के लिए जाओ या किसी भी चीज़ के लिए जाओ, सामने तुम्हारे जो भी ऑडियंस बैठी हुई, स्टूडेंट्स बैठे हुए हों, कोई भी बैठे हुए हो, तो हमेशा ये नहीं सोचना कि सामने लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन तुमने ये सोच लिया ना कि लोग बैठे हुए हैं, ना तुम पिच कर पाओगे, ना तुम प्रेजेंटेशन दे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा एक बात ये सोचना कि तुम्हारे सामने जो भी लोग बैठे हुए हैं वो अंडे, टमाटर, मूली, गाजर बैठे हुए हैं। देखिए फिर आसान वाली बात कर दी ये अहमद साहब करते कैसे? मैं कितना सीरियस सुन रही थी आपको। तो मैं कभी भी कहीं पे भी जाता हूँ, हमें तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं नहीं बता सकता। मैंने कुछ कहा नहीं, मुझे लग रहा है समझ गया, मुझे मिलाने की कोशिश, यार ऐसे नहीं करना सही, ऐसे नहीं करना सही। अहमद साहब हमेशा ये फनी बात करते हैं जी। तो मैं हमेशा यही सोच रहा होता हूँ आज के अलावा। तो आज के अलावा तो फिर कहा तुम जो चाहे प्रेजेंटेशन तुम्हें देनी हो, पिच करनी हो, मार्केटिंग हो, सेल्स की बात हो, तुम कर सकते हो। तो वो बात मैंने अपनी गिठा से बांध ली है। तो अब क्लास हो या जितने लोगों का मजमा हो, सही। उसके बाद मुझे एक और चीज़ उनकी याद है। पिट्सबर्ग अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस थी, वन यंग वर्ल्ड, 2012 की बात है। अच्छा। मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। मैं वहाँ पे अमेरिका पेनिसिल्वेनिया में, तो वहाँ पे कोई तकरीबन 525 लोगों का पूरी दुनिया से डेलीगेट्स आए हुए थे जी। तो सबसे पहली प्रेजेंटेशन मेरी, और वो भी इंग्लिश में। मैंने कोई ठीक ठाक रट्टा लगाया हुआ था ना, अच्छा। कि 8-10 पेजेस का। जब मैं पोडियम के ऊपर गया तो आप यकीन करें कि दा से शुरू होने या ही से शुरू होने पहले ही जुमला भूल गया। जी। अच्छा, रट्टे वालों के साथ होता ही जी, है। बिल्कुल। अच्छा वहाँ पे पता है ऑडियंस कौन बैठी हुई थी? 2011 की बात बता रहा हूँ। रॉजर फेडरर, कोफी अन्नान, इमरान खान, फातिमा भुट्टो। तो ये बिग शॉट्स, 36 बिग शॉट्स मेरे सामने बैठे हुए थे, और मैंने ये कर दिया वहाँ पे, मैं भूल गया। ओके। मैं पीछे आया फौरन, इतना टेंशन में आ गया क्योंकि उस टाइम पे मैंने नया स्पीकिंग देना स्टार्ट किया था। स्टेज के पीछे आया, मैंने जेब से पर्चा निकाला, तो मैंने कहा ओहो, मैंने तो ये लिखा हुआ था। मुझे याद है कि इतने में खातून भागती भी आई जो वहाँ पे होस्ट कर रही थी। तो वो कहेंगे सर व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मिस मैं आ रहा हूँ। तो नहीं सर आप ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते, स्टेज पे चल रहा है, आप ऐसे कैसे छोड़ कर आ गए? मैंने कहा जी मिस मैं देख रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो वो हाथ बांध के खड़ी हो गई, करेंगे सर आप मुझे कन्फ्यूज़ लग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, आप ये कैसे कह सकते हैं? सर अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? लेडीज वॉशरूम। मैंने कहा आई एम सॉरी, हाँ अब मैं हो गया हूँ कंफ्यूज। जी ये भी हो तो सकता है। स्टेज फेयर इतना होता है, वो भी स्टेज फेयर के बारे में कहा जाता है कि सूली से ज़्यादा बुरी मौत जो होती है वो स्टेज फेयर की होती है। तो खैर वो वक्त और ये वक्त है, फिर उसके बाद नहीं रुके फिर। बेहतरीन, ये तजुर्बे सिखाते हैं इंसान को। हाफिज रहमान साहब, आपका ऐसा कौन सा तजुर्बा था जिससे आपका फेयर भी खत्म हो गया और आपने भी बहुत कुछ सीखा? सबब मेरा जो आप यकीन करें कि मैं जो है अर्ली एज में मैं बहुत आई वॉज वेरी शाय पर्सन। मैं भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक अकलौता होने की थोड़ा सा ज़रा पैम्पर्ड चाइल्ड समझ लें मैं था, क्योंकि बहनें मेरी 3 हैं और मैं एक ही उनका भाई था। तो बहुत ही पैम्पर्ड था मैं, ज़्यादा जो है ना अपने, और एक जो एक हॉरोस्कोप के ऊपर भी मैं बिलीव करता हूँ। हॉरोस्कोप, अच्छा। जी जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने ही उसमें रहना चाहते हैं और बहुत ही कम फ्रेंड बनाते हैं वो। जब बनाते हैं तो फिर वो अच्छे उनको एंड तक जाते हैं। तो मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं था मैं,
लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हाफिज़ अहमद सिद्दीकी साहब जैसे अगर जैसे दोस्त मिले मुझे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं ज़्यादातर सोशलाइज हुआ हूँ, आप समझ लें कि 18 के बाद। अच्छा। 18 के बाद फिर मेरे पास ऐसे अच्छे लोग आना शुरू हुए और फिर उनके साथ गैदरिंग बनना शुरू हुई। MBA के बाद फिर मैंने MPhil किया, MS किया, फिर MPhil किया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोफेशनल लोग आते थे, उनसे ज़रा मिलजुल के चीज़ें जो है ना पर्सनैलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है आपकी, जिसको आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप कहते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। जैसे अहमद भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा शायद है स्टेज फेयर, और आप हर स्टेज के ऊपर आप इन्हीं को देखेंगे आप। तो अब जो है वो मेरे साथ भी ऐसी कुछ ट्रांजिशन हुआ, और 18 के बाद से फिर अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जब से मैंने टीचिंग भी शुरू की तो फिर वहाँ पे जब हम MBA के बच्चों को पढ़ाते हैं जो काफ़ी यानी कि अच्छी लेवल की पोजीशंस के जो लोग बैठे होते हैं, उनको जब पढ़ाना शुरू किया, आई एम रियली थैंकफुल टू माय मेंटोर रज़ा कमाल साहब, वो भी कर्नल हैं, वो भी जब उन्होंने मुझसे देखा कि यार कि तुम पढ़ा सकते हो, तो फिर जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और इस वक्त जो है जब जाके मैं भी बहुत ज़्यादा फेयर हुआ, तो भाई सामने वो ब्रिगेडियर कर्नल जनरल बैठे हुए हैं, वो लोग आके अब मेरे से MBA पढ़ना चाह रहे हैं मुझसे। कोर्स मेरा मैनेजमेंट का कोर्स होता था, तो इनिशियली मुझे आई वाज वेरी फियर ऑफ इट, लेकिन फिर ओवर अ पीरियड टाइम जब उनके साथ बैठ के बातचीत करना शुरू हुए, तो वो ओवरकम हो जाता है, फियर जो होता है आपका बातचीत करने से होता है, बातचीत करने से होता है, और एक सफर करने से भी फियर खत्म होता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही। सफर को कैसे देखते हैं? देखिए सफ़र में मैंने जो अपना 17, 18, 19 के अंदर जो मैंने पाकिस्तान टूर जो मैंने किया है, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो है वो पेशेंस सीखी है वहाँ पे, कि आप जो है वो जब आप स्कर्दू के ऊपर जो आपके इस वक्त वन ऑफ द डिफ़िकल्ट मोस्ट रूट है स्कर्दू के अंदर है हमारे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे जब आप जो है वो अगर आपने ज़रा सी जल्दबाजी की तो आप डायरेक्ट आप नीचे जाएंगे, आप नीचे से मुराद आप ऊपर जाएंगे आप तो जाएंगे, आपकी गाड़ी नीचे जाएंगे और लेकिन आप ऊपर जाएंगे, और इतना ख़तरनाक सबब वहाँ पे उनका रूट होता है कि आपको मतलब आप बेबस होते हैं, आप वेट करना पड़ता है आपको, क्योंकि सामने से जो बस आ रही है, अगर उसने ज़रा सा आपने उसको साइड लाइन देने की कोशिश की तो आप समझ लेंगे आप डायरेक्ट जो है वो आपकी गाड़ी जो है ना नीचे जाएगी। तो मैंने वहाँ से एक तो पेशेंस सीखा, जो अगर आप ट्रैवल जब आप कर रहे होते हैं तो आपने वहाँ पे पेशेंस सीखते हैं, अपने आप को मैनेज करना सीखते हैं कि कब आपने सुबह उठना है, कौन से रास्ता ऐसा है जो कि आपने अर्ली मॉर्निंग में वहाँ से आपने ट्रैवल करना है अपने। तो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि किस टाइम के ऊपर आपने उस जगह को क्रॉस करना है, और अगर आपने क्योंकि रात में अगर आपने वहाँ से वक्त गुजारा तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रूट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई सिक्योरिटी इस वक्त अभी इतना ज़्यादा हो, अब तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, पहले जब हम ट्रैवल करते थे 16, 17, 18 में तो वहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन बाकी फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो अब ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट एंड पेशेंस, ये दो चीज़ें मैंने सीखी, सफ़र से सीख सकते हैं हम। बेहतरीन नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त बिल्कुल पुॼाणी ते पहुतो आहे, न त असां वटि अहिड़ा महिमान हुजनि ऐं ख़ासि करे अहमद साहब जहिड़ा खिलंदड़ माण्हू हुजनि त असीं प्रोग्राम मां इजाज़त न वठंदासीं। ख़ैर वठंदासीं हाणे तव्हां खां इजाज़त, पर वेंदे वेंदे असीं महिमाननि खां वठंदासीं मैसेज। अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे, कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? हमारा जो टॉपिक जो इनिशिएट हुआ था सफाई सुथराई के हवाले से, तो सिर्फ मैं लोगों को इतना ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप अपना कमरा, आप अपना घर साफ़ सुथरा रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करें, जितना भी आपका गार्बेज है वो घर से बाहर ना फेंकें एटलीस्ट। और दूसरा ये कि कोशिश ये करें जहाँ आपका घर है या आपका दफ्तर है या आपकी दुकान है, उसके आगे की जगह सिर्फ साफ़ कर लें। अगर हर कोई बंदा यही करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली किसी के ना घर के आगे कचरा होगा, ना किसी ऑफिस के आगे, ना हमारी रोडों के आगे। हाफिज़ रहमान साहब मैसेज। थैंक यू सबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो इनवाइट किया और आपने भी मौका भी दे रही हैं कि मैं अपना एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूँ। मैं यही कहूँगा कि जो सफाई है ना वो आपसे स्टार्ट होती है, और हम ये हर वक्त ब्लेम करते रहते हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट सफाई नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट इज़ नॉट द ओनली केयर टेकर, आप हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने अपने बच्चों को अपने अंदर सफाई सुथराई का ख्याल रख लिया, इतना प्यारा शहर है हमारा कि ये शहर हमारा और ख़ूबसूरत हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ द कोलैबोरेशन, यानी कि हम भी करें, हमारे बच्चे करें, इसी तरीके से जो है वो पूरा शहर इंशाल्लाह साफ़ हो सकता है। थैंक यू सैयद हाफिज़ रहमान साहब, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आए। हाफिज़ मोहम्मद अहमद सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इन शॉर्ट कॉल आप हमारे प्रोग्राम में हमेशा आते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके। नाज़रीन, ॾींदा सबाबड़ो खे इजाज़त, नई दुआ सां त जिते रहो ख़ुशि रहो, पंहिंजो रखंदा खोड़ सारो ख़्याल। ॿीहर मिलंदासीं आवाज़ TV जे प्लेटफॉर्म ते, तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।